तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करें, क्योंकि ये पिछले किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आई नीड न्यू टर्म्स। तो आज की क्लास बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, और रोजमर्रा की लाइफ में आप थर्मोडायनेमिक्स कहाँ देखते हो। तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे को बॉन्ड बनाना आ गया, सब आ गया, अब उससे आगे बढ़े, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल भी है। मान लीजिए किसी को लगता है मैं ये चीज बना सकती हूँ, इस पहाड़ के टुकड़े से मैं लोहा निकाल सकती हूँ। एक्चुअली में ये कहाँ काम आएगा चैप्टर, इफ आई नो कि यहाँ पर एक बहुत बड़े पहाड़ में मेरे को एक बहुत बड़ा मिनरल मिला है, आयरन, लिथियम, मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है। आज की डेट में तो लिथियम बैटरी के चक्कर में लिथियम तो हॉटस्पॉट बना हुआ है, मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए पहले केमिस्ट रिसर्च करते हैं कि यहाँ से आपको आयरन अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या प्रोसेसेस लेनी पड़ेंगी, पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। उन्हें कैसे पता चलता है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बताता है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। हमारे पास इस चैप्टर में जिस दिन इस सवाल का जवाब आ गया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है ऑन पेपर, उस दिन ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। पहले उसमें मेरे को बेसिक टर्मिनोलॉजी चाहिए। दीपा मैम एक बार आ जाना जरा। तो सबसे पहले मेरे को इसमें क्या चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी। सिस्टम बिल्कुल पिछली केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज नहीं है। सिस्टम क्या है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको कहते हैं सिस्टम। सपोज मैंने आज आपको प्रैक्टिकल दिया, इस कमरे का टेम्परेचर नापिए, तो आपके लिए सिस्टम क्या है, ये कमरा। मैंने आपको कह दिया एक कप गर्म पानी रखा हुआ है, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन नापिए, तो आपके लिए सिस्टम क्या हो गया, वो कप, राइट। जो भी आपका रेफरेंस है, जो भी आप केस डिस्कस कर रहे हो, उसको बोला जाता है सिस्टम। यूनिवर्स में से सिस्टम को माइनस कर दीजिए, बाकी सब बचे वो को क्या बोला जाता है, सराउंडिंग। अब सोचिए इस कमरे में मैंने एक गर्म चाय का कप रखा है और मैं आपको कह रही हूं बेटा ऑब्जर्व करो कितनी देर में इसका टेम्परेचर कितना डाउन होता है, राइट। तो आपके लिए सिस्टम क्या है, वो चाय का कप। आपके लिए सराउंडिंग क्या है, ये रूम ही बहुत है उसके लिए। दिस रूम इज यूनिवर्स फॉर चाय का कप। यूनिवर्स मतलब लिटरली यूनिवर्स मत ले लेना, जहां तक वो उसकी हीट पहुंच सकती है। तो उस चाय के कप की हीट वहां पीछे तक भी नहीं पहुंचेगी, स्टिल मैं इस पूरे को क्या बोलूंगी, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है उसकी सराउंडिंग एज वेल एज सिस्टम। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को बोलते हैं यूनिवर्स। तो सिस्टम मैंने चूज कर लिया उसमें, और सराउंडिंग आप देख ही लोगे। अगर अब मैं आपको बोलूं एक एनवेलप देती हूं मैं आपको, उसके अंदर 100 रुपए का नोट है और उस एनवेलप को बंद कर दिया, तो मेरे लिए सिस्टम क्या है, अंदर जो एनवेलप के अंदर जो 100 रुपए का नोट है वो मेरे लिए सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है, जहां भी वो रखा है पूरा रूम। बाउंड्री क्या है दोनों में, एनवेलप। सिस्टम और सराउंडिंग को कई बार फिजिकल बाउंड्री सेपरेट करती है, कई बार इमेजिनरी बाउंड्री। अब मैं एक इंजेक्शन लेके आती हूं सिंपल, उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, तो मुझे वो पानी या मेडिसिन जो भी है वो मेरे को उसके बारे में कुछ बात करनी है, तो सिस्टम हुआ वो पानी, राइट। सराउंडिंग क्या हुई, जो भी बाहर जिस रूम में, और उसकी बाउंड्री क्या हुई, वो प्लास्टिक का सिरिंज। तो बाउंड्री कई बार आपको दिखेगी, कई बार नहीं दिखेगी। बाउंड्री कैन बी फिजिकल, कैन बी इमेजिनरी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं भाई इस पेड़ के बारे में आपको स्टडी करना है, आपकी बॉडी के बारे में बहुत कुछ इसमें आएगा कि आप जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या आप जो चल रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो चेंज पॉसिबल भी है, इसके हिसाब से बताओ। हमें तो दिख रहा है पॉसिबल है, बट क्या ये साइंस बता पाती है। तो आप बहुत कुछ ऐसा देखेंगे। और रेफ्रिजरेटर, इट इज अ सिस्टम, राइट। अगर मैं रेफ्रिजरेटर में हीट, थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगी तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल, जिन जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए, चाहे रेफ्रिजरेटर है, चाहे रेलवे इंजन है, चाहे आप बात करें एसी लगा हुआ है, इन सब के अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में अब इस चैप्टर में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है। तो क्लियर है सबको, दो चीजें आएंगी अगली क्लास से बहुत ज्यादा मेरे मुंह पे, सिस्टम सराउंडिंग, नथिंग, बस जिसके बारे में बात हो रही है वो सिस्टम है और बाकी बचा कुचा क्या है, सराउंडिंग है। तो अब जब सिस्टम के बारे में बात हो गई, अगली स्लाइड से नोट करिएगा, अभी बिल्कुल नोट करने लायक चीजें, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं चैप्टर का, आपको बॉन्डिंग से बाहर निकाल रही हूं बस। सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम हर उस सिस्टम को कहते हैं जिससे हीट भी एक्सचेंज हो सकती है आराम से सराउंडिंग से, और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। एक गर्म चाय का कप मैंने इस कमरे में रखा है और मैं उसको 6 घंटे बाद देखूं, ठंडा आराम से हुआ पड़ा होगा, 6 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, एक पर्पज से बोला है, ठंडा हुआ मतलब उसने अपनी हीट कहां फेंकी, सराउंडिंग पे।
लेकिन क्या वो चाय कम भी हुई होगी? थोड़ी तो इवेपोरेट हुई होगी। 6 दिन बाद देख लो, आप देखेंगे अगर 6 दिन बाद आप उस चाय को अनटच्ड रख दो तो आपको एक लाइन ब्राउन सी बनी दिखेगी, लेकिन चाय उससे नीचे दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर का मैटर, वाटर इवेपोरेट हो गया ड्यू टू सराउंडिंग्स टेम्परेचर। तो इस वजह से मैं चाय के कप को क्या बोलूंगी? ओपन सिस्टम। वो दोनों चीज सराउंडिंग से एक्सचेंज कर रहा है। मैं एक पेड़ को क्या बोलूंगी? अ प्लांट। फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो एनर्जी एक्सचेंज तो है। एनर्जी ले या दे, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज है। साथ में फोटोसिंथेसाइज करके कुछ बना भी रहा है, एंड इट इज गिविंग बैक टू द सराउंडिंग। मे बी इट इज ऑक्सीजन, मे बी इट इज फ्रूट, लीव, एनीथिंग। तो वो क्या हुआ? वो भी ओपन सिस्टम हुआ, राइट? एक फ्रिज का दरवाजा बंद है, चल रहा है फ्रिज, ओपन और क्लोज। अभी मैंने सिर्फ ओपन बताया, क्लोज बताया नहीं। बट क्लोज सिस्टम का मतलब है सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल हो, मैटर एक्सचेंज पॉसिबल ना हो। एक फ्रिज का दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है, उसके अंदर जो सामान है, मुझे बताइए वो ओपन सिस्टम होगा कि क्लोज सिस्टम? क्लोज्ड। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है? हाँ, कहीं से हीट आया, मैं वही सुनना चाह रही हूँ। हीट एक्सचेंज हो रही है? कैसे पता लगता है घर पे? यस, आप देखिए जब भी फ्रिज घर में इंस्टॉल होता होगा, साफ कहते हैं इतना दूर रखो दीवार से। हम मिडिल फैमिलीज में स्पेस तो कम होता है, हम तो दीवार से चिपका देते हैं, लेकिन वो कह के जाते हैं इतना स्पेस रखो क्योंकि पीछे से हीट आनी है, वो हीट डेसिपेट हो सके। तो हीट एक्सचेंज तो हो रहा है, और भाई वो बिजली तो ले ही रहा है, वो भी तो एनर्जी है। तो एनर्जी एक्सचेंज तो है, बट मैटर एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने बंद कर दिया, हम उसका सामान अंदर बाहर नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? यानी मैंने चाय के कप को प्लेट से ढक दिया तो वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन अब उसका वाटर इवेपोरेट होके उसी लिड पे लग के कंडेंस होके वापस आ जाएगा। आई एम नॉट अलाउइंग एनी मैटर टू गो आउटसाइड। तीसरा और आखिरी आपने प्रिडिक्ट ही कर लिया होगा, इंसुलेटेड, जिसको आप बोलना चाहें, और हम यहाँ इंसुलेटेड वर्ड नहीं यूज करेंगे। थर्मो का टेक्निकल वर्ड क्या है? आइसोलेट। आइसोलेटेड मतलब ना तो तुम मैटर एक्सचेंज कर सकते हो, ना एनर्जी। यानी मैंने उसी चाय को थर्मस फ्लास्क में डाल दिया, जेन्युइन थर्मस फ्लास्क में। आपके घर और हमारे घर है उनकी बात नहीं कर रही होती, 2 घंटे में एकदम चीज जमा ठंडी कर देते हैं। एक जेन्युइन थर्मस फ्लास्क की बात करूं तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बना है? आइसोलेटेड। लैब के आइसोलेटेड कुछ अलग ही होते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में आपको उतनी जरूरत नहीं, इसलिए उतना अच्छा इंसुलेशन पहुंचाया नहीं गया। तो 3 तरह के सिस्टम हमको मिलेंगे, कुछ खास नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी में है तो हम कभी कभी इसको यूज कर लेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि ये क्लोज सिस्टम है। तब आपको ये ना रहे कि थर्मोडायनेमिक्स में कोई पता नहीं चला क्लोज सिस्टम क्या है, वेरी बेसिक थिंग। तो ये तो 3-4 शब्दों की आदत आपको पड़ जाए। अब आपका यहां से शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स का इवैल्यूएशन का पार्ट, टॉपिक। तो कभी भी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, अभी पढ़ना शुरू नहीं हुआ है, अभी बेसिक टर्म हमने क्या बोलनी है, यहां आप एटम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड तो आना ही नहीं है। बेसिक टर्म क्या बोलनी है? जब भी तुम किसी सिस्टम को डिफाइन करने जाओगे तो मेरी क्लास मुझे जवाब दे, 1 कप चाय बहुत गर्म है, मैं कहती हूं इस सिस्टम को मैंने कैसे डिफाइन किया? बहुत गर्म है। कोई थोड़ी देर बाद कहता है नहीं अब ये बहुत ठंडी हो गई है। तो सिस्टम को कैसे हमने डिफाइन किया? यहां पे सिस्टम को हम बताएगा कोई मेरे को कैसे डिफाइन किया? टेम्परेचर से। यानी स्टेट ऑफ सिस्टम किसी एक वेरिएबल प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफाइन की जाती है। मैं कहती हूं ये एक चीज है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 100 किलो जूल, और ये है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 किलो जूल है। किसी एक वेरिएबल की हेल्प से ही मैंने बताया दैट वन स्टेट इज दिस, अदर स्टेट इज दिस। या आपको मैं कह देती हूं आप 2nd फ्लोर पे खड़े हो या आप 1st फ्लोर पे खड़े हो, किस रेफरेंस से मैंने आपकी स्टेट डिफाइन करी? ग्राउंड से हाइट पे, कि आप 1st फ्लोर पे खड़े हो कि आप टॉप फ्लोर पे खड़े हो। तो मैंने कोई एक वेरिएबल का सहारा लेके सिस्टम की स्टेट डिफाइन करनी है। तो अभी तक तो मैं बड़ा देसी भाषा में यूज कर रही हूं शब्द, अब प्रॉपर शब्द आते जाएंगे। अगर मेरे को थर्मोडायनेमिक्स में कोई सिस्टम डिफाइन करना, मैं गर्म ठंडा नहीं कर सकती, मैं बोलूंगी टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। T2 कम है तो चीज ठंडी हो गई, T2 बड़ा है तो चीज गर्म हो गई। तो कोई भी एक वेरिएबल ले सकती हूं। तो पिक माय वेरिएबल्स, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज
प्रेशर, गाड़ी का टायर हाई प्रेशर है, और 4 दिन बाद क्या हो गया, लो प्रेशर। इनिशियल स्टेट क्या थी जब मैंने टायर में हवा भरवाई, ये इतना प्रेशर 31, और 4 दिन बाद उसकी स्टेट क्या थी 28। तो फाइनल स्टेट में क्या था 28, इनिशियल स्टेट में क्या था 31। तो मैंने प्रेशर के सहारे से एक स्टेट डिफाइन करी, सिस्टम था गाड़ी का टायर। तो इस तरह से स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, ये बची खुची 2-2 लाइनों की थ्योरी मिलनी है, आपने सिर्फ डेफिनेशन की इस चैप्टर में, कोई थ्योरी नहीं है यहाँ पे। तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सम मेजरेबल क्वांटिटीज, आपकी इमेजिनरी क्वांटिटीज नहीं। मेरे साथ साथ ही नोट करेंगे, जरा सी थ्योरी है, मैं रुकूंगी नहीं। सम मेजरेबल क्वांटिटीज, आपकी इमेजिनेशन ने मेजर हो सकने वाली क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को भी अब आप एक नया नाम दे रहे हो आज से, स्टेट वेरिएबल्स। जिसकी वेरिएशन से स्टेट क्रिएट हो रही है नई, उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक इंजेक्शन में मैंने पानी भरा, पहला वॉल्यूम V1 है 10 मिलीलीटर, और जब मैंने उसको प्रेस कर दिया तो अब नया वॉल्यूम है उसका 5 मिलीलीटर। तो पहली स्टेट क्या थी, बड़ा वॉल्यूम, दूसरी स्टेट क्या थी, छोटा वॉल्यूम। नोट करिए इतना। और जो मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है वो जरूरत होगी नहीं बनाने की, मेरे पे इतना भरोसा रखिएगा, कोई एक बना लीजिएगा, किसी को जाए सुंदर नोट्स बनाने, ये सारा 3 दिन चलना है, तो आप इस डायग्राम को मिस नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सम मेजरेबल क्वांटिटीज, दैट इज स्टेट वेरिएबल्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इस चैप्टर में मेनली ये 3 ही चलनी है। आगे आगे आप देखोगे एंथैल्पी भी मैं वो यूज नहीं कर सकती जो नई क्वांटिटीज आपको इंट्रोड्यूस करनी है, फिर तो मेरे पास लंबी लाइन आ जाएगी इस चैप्टर के एंड तक। इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, स्टेट ऑफ सिस्टम ऑल्सो चेंजेस। मैंने नीचे जस्ट नोट कंप्लीशन के लिए आपको दिखाने के लिए एक डायग्राम बना रखा है। मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो मेरे से कोई कह सकता है इसमें स्टेट वेरिएबल कौन सा है, टेम्परेचर। इनिशियल स्टेट क्या है, जब टेम्परेचर T1 यानी 300 था। फाइनल स्टेट क्या है, जब टेम्परेचर T2 यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनिशियल स्टेट किससे डिफाइन हुई, टेम्परेचर से। फाइनल स्टेट किससे डिफाइन हुई, टेम्परेचर से। तो स्टेट वेरिएबल के सहारे से ही स्टेट डिफाइन हो सकती है। ऐसे ही मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल बना दिया, जरूरत नहीं होगी आपको ड्रॉ करने की। प्रेशर, इसके अंदर, या वॉल्यूम कुछ ही कह लीजिए, वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। V1 और V2 के रिस्पेक्ट में स्टेट बदल रही है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा। वेरिएबल एक ही चीज है, कौन सी चीज है यहाँ पर, वॉल्यूम। थोड़ी देर बाद आप कहोगे नहीं मैम बदल रहा है प्रेशर, बट अभी मैं उतना फैलाना नहीं चाह रही, मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। तो आज से आगे आने वाले 3 लेक्चर तक इफ आई से स्टेट वेरिएबल समझ जाओगे, स्टेट ऑफ सिस्टम समझ जाओगे, बस मकसद यही है। ये दोनों चीजें तुमको पता होनी चाहिए। मैं कहूँ हाँ जी ये सिस्टम ओपन है, तो समझ जाओगे ओपन है मतलब मैटर भी कम ज्यादा हो सकता है, हीट भी कम ज्यादा हो सकती है। क्लोज, ज्यादातर आप देखेंगे क्लोज सिस्टम लिए जाएंगे, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ना कुछ बाहर नहीं जाने देते, अंदर ही रखते हैं। पूरा रिसर्च तभी होता है, वरना कुछ काम की चीज एस्केप हो गई तो मैं रिजल्ट मेरा अफेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नेचर में सिस्टम ओपन है, लैब में सिस्टम क्लोज्ड है। ठीक है, चलिए बाकी आज के बाद आप देखना नेचर में जो भी सिस्टम दिखता है सोचना जरूर वो ओपन है, क्लोज्ड है कि क्या है, राइट। कुछ उल्टी पुल्टी चीज अब दिखनी शुरू होंगी, नहीं तो हम दिखाएंगे। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं जी, अभी तुमने सिस्टम की स्टेट समझी, फिर तुमने स्टेट वेरिएबल समझा। पढ़ना क्या, स्टेट फंक्शन लिख के, पढ़ के, सुन के आता है। जस्ट हैव अ लुक। तने कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल कंफर्टेबली, मतलब कोई इशू ना हो, ट्रैवल ना कर रहे हो, वाईफाई हो तो। सेम इज फॉर यू अमायरा, आदर्श, इफ पॉसिबल। स्टेट फंक्शन हर उस फिजिकल प्रॉपर्टी को जो भी आपने आज तक पढ़ी है 10th क्लास में, 11th क्लास में, और आगे आने वाली केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हो, हर वो प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करती है स्टेट क्या है, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। उस स्टेट पे पहुंचे कैसे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको एक ग्लास पानी दिया गया और कहा गया इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, आपको इसको 50 डिग्री करके लाना है, आपको गॉगल्स करने हैं जी, आपको 45 डिग्री करके लाना है। इनिशियल स्टेट क्या दी बच्चों मैंने, 30 डिग्री।
फाइनल स्टेट क्या दी, 45 डिग्री। कोई है माइक्रोवेव में गर्म करके ला रहा है, पाथ उसने क्या चूज किया, रेज का। कोई है एलपीजी गैस के उस पे करके ला रहा है, उसने पाथ क्या चूज किया, फ्लेम का। कोई है इंडक्शन पे करके ला रहा है, उसने पाथ क्या यूज किया, हीट प्लेट का। तीनों पाथ यूज करने से पानी के ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी फाइनल स्टेट जो है वो 45 डिग्री थी। टेम्परेचर किस रास्ते से अचीव हुआ है, वी आर नॉट बॉदर्ड। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जिसमें रास्ता मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, कहां पहुंचना है। तो ये तो आप कहोगे फिर तो सब में ही है मैम। जब तक मैं आपको नॉन स्टेट फंक्शन नहीं बताऊंगी, आपको डेफिनेशन जो लिख भी रहे हैं आपको क्लियर नहीं होगी। अब अगर मैं आपको कहूं, आपको नीचे वाले फ्लोर से यहां तक 5 चक्कर अप डाउन काटने और वापस वहीं खड़े हो जाना है 5 चक्कर काट के। आप ऊपर आए, नीचे गए, 5 चक्कर आपने काटे और उसी पॉइंट पे जाके खड़े हो गए। अब आपकी स्टेट जो थी, आप तो वहीं पहुंच गए। मैं अब आपसे पूछूं, रास्ते पे जो चीज डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल एनर्जी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी पहले भी उतनी ही थी, क्योंकि आप अर्थ से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे खड़े हैं, बाद में भी उतनी ही थी। आप 5 चक्कर काट के आए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स थी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ये बस जगह पे डिपेंड कर रही है। यही तो मेरे को स्टेट फंक्शन लाना है ना। और देखिए यहां पर कहीं ना कहीं मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी होगी। पोटेंशियल एनर्जी, तुम उस जगह पैदल आ जाओ, उस जगह गाड़ी पे आ जाओ, फर्क ही नहीं पड़ेगा, पाथ डजंट मेक डिफरेंस। लेकिन अगर मैं अभी कहूं तुमको, और बेटर एग्जांपल लेती हूं, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे चढ़ना है, सीढ़ियों से चढ़ो या लिफ्ट से, कहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, सीढ़ियों पे। काइनेटिक एनर्जी आपकी किस में ज्यादा, मतलब एनर्जी आपकी किस में ज्यादा कंज्यूम होगी, सीढ़ियों वाले। काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपने फाइनल स्टेट अचीव की कि नहीं की। काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ रहा है भाई सीढ़ियां कितनी चढ़नी पड़ी, पाथ। अगर किसी एनर्जी की वैल्यू पाथ डिसाइड कर रहा है, लिफ्ट से आए तो मेरी काइनेटिक एनर्जी में खास चेंज नहीं होगा, जरा सा। सीढ़ियों से आए तो मेरी काइनेटिक एनर्जी में काफी चेंज मिलने वाला है। तो जो चेंज है वो किसने डिसाइड किया, पाथ ने। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए रास्ता मायने नहीं रखता। आप अर्थ से कितनी ऊंचाई पे खड़े हो, फिर चाहे आप 4 चक्कर काट के वापस यहां आ गए, लिफ्ट से आ गए, आप पैदल आ गए, आप सीढ़ियां चढ़ के आ गए, आप कूद कूद के आ गए, कैसे भी आ गए, पोटेंशियल एनर्जी नेवर सीज पाथ, बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज सीज पाथ। ऐसी प्रॉपर्टी जिस, और आगे इसके एग्जांपल आपके बढ़ते जाएंगे, ऐसी प्रॉपर्टी जो ये फर्क ही नहीं पड़ता कैसे अचीव किया। पानी का ग्लास आपने गर्म कैसे किया, आई डोंट केयर। टाइम कितना लिया, आई डोंट केयर। फाइनल स्टेट 45 पहुंच गई तो मेरे लिए पाथ देखना भी नहीं है। सेम इज विद पोटेंशियल एनर्जी, सेम इज विद वॉल्यूम। आपको पानी सुखाना है, कम करना है, आप 10 दिन धूप में रख के कम करो या कोई इवेपोरेशन के लिए फ्लेम पे रख के कम करो, बस टाइम का फर्क है, टाइम यहां हम ले नहीं रहे। तो पॉइंट ये, ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती, तुम रास्ता जो मर्जी चूज कर लो, फाइनल और इनिशियल स्टेट मेरे लिए मैटर करे, उसको क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। ये सारा चैप्टर इस पे है। सारी प्रॉपर्टीज अब आप देखोगे, अगर स्टेट है तो इसका मतलब ये, अगर पाथ है तो इसका मतलब ये। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो पाथ पे डिपेंड कर रही है, उसको तो फिर पाथ फंक्शन नाम देना सूट करता है। जैसे वर्क डन, अगर मैं पैदल चल के आ रही हूं कहीं पर, मेरी बॉडी ने ज्यादा वर्क डन किया। अगर मैं गाड़ी से आ रही हूं तो मेरी बॉडी ने वर्क डन कम किया। चाहे मैं पहुंच सेम स्टेट पे रही थी, वहां स्टेट मायना नहीं रख रहा, वहां क्या चीज मायना रख रही है, पाथ, राइट। तो इसको मैं, अगर आप लोगों को ये बात इजीली एक्सेप्ट नहीं हुई तो आई हैव समथिंग जिसको मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट मैं देखूंगी। अगर आप लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर गए तो बढ़िया है, नहीं तो दूसरी तीसरी क्लास में जो चीज आनी है इसको काउंटर करेंगे, हम नहीं मानते जी ये पाथ है, हम नहीं मानते ये स्टेट है। तो उसको काउंटर करने के लिए तीसरे दिन तो आना ही है। किसी ने आज अगर इशू लगा किसी को, तो मैं उसको आज भी डिस्कस कर सकती हूँ कि कैन वी चैलेंज दिस, वी विल चैलेंज दिस। टुडे इज द डे ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कि आपको टर्म्स पता लग जाए, क्वेश्चन पूछने लायक हो जाए, तो हम खुद चैलेंज करेंगे अगर आपने नहीं भी किया। सो आज के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे रास्ते में आए, एक बार सोचना जरूर वो पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे लाइफ ऑल्सो, राइट। जितनी भी आप एक्टिविटीज देखते हैं, अगर उसमें सोच सके तो विल बी गुड फॉर अस। सो आ गया सबके पास, डिफरेंस भी क्लियर हो गया। ये स्कूल में आता है कई बार डिफरेंस, सो इसीलिए। अब एक और, आज तो टर्म्स ही टर्म्स मिलने वाली हैं आपको।
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है मैटर कितना लिया तुमने, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करती है मैटर बढ़ा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैटर घटा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाएगी। वॉल्यूम, एक बलून में जितना आप मैटर यानी एयर भरते जाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जितनी एयर उससे निकलती जाएगी उसका वॉल्यूम घटता जाएगा। अगर आपने 1 किलो पोटैटो रखे हुए हैं, उसका मास आप 1 किलो बोल रहे हो मैटर, अगर आपने पोटैटो बढ़ा दिए तो मास बढ़ जाएगा। मैटर और मास तो एक ही बात है। पॉइंट इज, हर वो चीज जो मैटर बढ़ने से बढ़ती है। प्रेशर के बारे में क्या सलाह लिखा हुआ है, बट अच्छा नहीं लिखा, एनीवेज प्रेशर यहां लिखा है मैंने। एनीवेज प्रेशर के बारे में सोचो आप, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप ढूंढोगे कैसे? ये रूम सोच लो, इस रूम की 3 प्रॉपर्टी सोचना जरा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 प्रॉपर्टी सोच ली, दिमाग में ले आए कि इस रूम का प्रेशर मुझे पता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर मेरे को पता है और इसका वॉल्यूम भी मेरे को दे दिया गया। मतलब मैं जब पढ़ती थी मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, क्योंकि मेरी आदत थी घुसने की थ्योरी में, इसी सब्जेक्ट में, बाकी तो मुझे जमते भी नहीं थे। तो मैं खुद बहुत तंग रही कि मेरे को कैसे पता चलेगा, आपने कहा और मैंने मान लिया, सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है। तो विद डिस्कशन विद सीनियर प्रोफेसर्स उन्होंने मुझे ये तोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी ये चीज़ बहुत करती थी कि आप बता रहे हो हम मान रहे हैं, कैन आई फाइंड सम वे जिसमें मैं खुद अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं। तो द सेम एग्जाम्पल आई वॉज गिवन एट दैट टाइम। इस रूम को इमेजिन करिए, पीवीटी 3 चीजें, कुछ भी और भी कर सकते हैं आप, बीच में एक दीवार खींच दो, किस चीज पे असर आएगा? बीच में दीवार खींच दी, सिर्फ वॉल्यूम। प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, मैटर पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर मैटर पे डिपेंड नहीं करता। छोटे कमरे में भी तुम्हारे ऊपर वही प्रेशर है जो बड़े कमरे में है। तो जब बीच में दीवार खींच दी, एक ही चीज बदली, दैट इज वॉल्यूम। मैटर आधा कर दिया तुमने, कमरा आधा कर दिया, हवा आधी कर दी, सब कुछ आधा कर दिया। तो वॉल्यूम इज व्हाट? एक्सटेंसिव। लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर मैंने कहीं लिखा नहीं है बाई चांस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इंटेंसिव। फर्क ही नहीं पड़ता कितना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैटर कितना भी ले लीजिए। एक और बेटर एग्जांपल लेती हूँ, मतलब ये भी बेटर है, ये तो मैंने बताया जब मैं कंफ्यूज होती थी तो मुझे सपोर्ट कहां से मिला। अगर मैं आपको यहां पर 2 कंटेनर्स दे रही हूं, राइट, इस कंटेनर में इतना पानी है और इस कंटेनर में इतना, पूरा फुल पानी है। वाटर की डेंसिटी के बारे में क्या जानते हैं बच्चे? वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1, बस 1 ग्राम पर ml बोल दोगे या 1 kg पर मीटर क्यूब बोल दोगे। इतना पानी लिया तो भी डेंसिटी 1 है, भर के पानी लिया तो भी डेंसिटी 1 है, पूरी नदी का पानी देख लो डेंसिटी 1 है। डेंसिटी कभी नहीं बदल रही, मैटर कितना बढ़ा लूं मैं, वाई? बिकॉज इट इज, अब असली चीज पे आ रहे जो मेरे को ऑब्जेक्टिव में पकड़ी जाएगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट तुमने स्पेसिफिक कर दिया, हम तो 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं या 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। एवरीवन, जब मैं बात ही 1 सेंटीमीटर क्यूब की कर रही हूं, तुम बढ़ाए जाओ पानी ऊपर, सो व्हाट, मैं तो बात ही इतने की करनी है। तुम 1 गिलास पानी लाओ, तुम 500 लीटर पानी लाओ, तुम पूरी नदी उठा के ले आओ, मेरे को तो ये बात करनी है। उस नदी में से अगर मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर निकाला तो उसका मास 1 ग्राम होगा। उस समुद्र में से मैंने अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर निकाला तो उसका मास 1 ग्राम होगा। मेरा तो रेफरेंस ही क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहां ये पर यूनिट आ गया, वहां तुम मैटर बढ़ा के कर क्या रहे हो? तुमने पहले ही बोल दिया पर यूनिट, पर ग्राम या पर कुछ भी। इसी तरह से मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वाटर बढ़ाए जाओगे, मोल्स बढ़ते जाएंगे। कोई याद दिलाएगा 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं प्रभनूर? 55.5। आधे लीटर में आधा कर देते हो ना। तो जब तुमने क्वांटिटी आधी करी, मैटर आधा किया, तो मोल्स आधे हो गए। लेकिन मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर में कितने मोल्स हैं? और पूरे मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है? मोलैरिटी का लेबल चिपकाया है। 1 लीटर में इतने मोल्स हैं तो 250 मिलीलीटर में कितने होंगे? छोटी छोटी बॉटल्स में हम मोलैरिटी बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अगर ऐसी ही सॉल्यूशन तुमने 1 लीटर ली होती तो उसमें इतने मोल्स होते। 1 लीटर में हमेशा इतने ही मोल रहेंगे। तुम 5 लीटर का कंटेनर ले आओ भाई, 1 लीटर में इतने मोल है तो 5 लीटर में इतने, यानी कि दिस वैल्यू इज अगेन पर यूनिट
वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? पर यूनिट एरिया, जिसमें भी एक तो पर यूनिट आ जाए और दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। आपको 100 ml पानी उबालना है, आपको 1000 ml पानी उबालना है, आपको 5000 ml पानी उबालना है। बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो लोग नोट करना चाह रहे क्विकली नोट करिए, इसके बाद अदर लीप लेते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग, जब केमिस्ट्री क्लास में वाटर बात हो रही है तो फिर प्योर वाटर बात हो रही है, फिर वो मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर में आप जब पढ़ोगे तो वहां तो पता नहीं रेंज होती है, राइट? तो आई एम केमिस्ट्री के, और ये आगे आने वाली प्रॉब्लम आने वाली है जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में रेडॉक्स है, तो मैं बोलूंगी वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक नॉर्मल बच्चा कह सकता है जिसने साइंस नहीं पढ़ी, वाटर तो गुड कंडक्टर है, गीले हाथों से हमें कुछ बिजली को काम ही नहीं करना चाहिए। केमिस्ट्री की क्लास में वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, मतलब उसमें कुछ नहीं है, और जो करंट लगता है जिस पानी से वो है टैप वाटर, उसमें दुनिया जहान की चीजें हैं, और जो हमारी बॉडी में वाटर है उसमें तो खैर सब कुछ ही है। सो इस तरह से आपके लिए एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का 1 मार्क का डिफरेंस कभी भी पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या पूछ सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें सब कवर हो जाए। एक चीज ध्यान देना, फोर्स क्या था बच्चों? एक्सटेंसिव। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया? इंटेंसिव। एक और देखते हैं, मास क्या था? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या था? एक्सटेंसिव। लेकिन वही मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया? यानी दो एक्सटेंसिव वैल्यूज क्या मिल, प्रॉपर्टीज क्या मिलके एक इंटेंसिव बना सकती है? यस। अगर मैं किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहूं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैटर को ही स्पेसिफाई कर दो। मैटर के दम पे ही कोई कहता है ना एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, मैटर को स्पेसिफाई कर दो। मैं तो बात ही 1 किलो की कर रही हूं। जब तुम बात ही 1 किलो की कर रहे हो, मैं लेके 100 किलो आ गई, तुमने बात 1 ही किलो की करनी, तो मेरा 100 किलो तो बर्बाद है ना। तो इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ भी चीज मैटर की स्पेसिफाई कर दीजिए। यस, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिल गई? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यही है वो बात। ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। अब आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जेई मेंस भी, नीट भी, तो स्टेटमेंट्स बहुत आने लग जाएंगी और वो बहुत परेशान करती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि क्या एक एक्सटेंसिव को इंटेंसिव बनाया जा सकता है? यस। क्या 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव दे सकता है? ऑफ कोर्स यस। एक ही बात है, लगभग एक ही बात की, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? ये चीज भी क्लियर है। अब थोड़े बेटर टॉपिक्स पे आ जाएं। सो अभी तक मैंने क्या वेरिएबल्स की क्या टर्म्स यूज करी? स्टेट नहीं, सिस्टम। सिस्टम में 3 तरह के सिस्टम थे, ओपन, क्लोज, परफेक्ट। उसके बाद मैं लेके आई स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। सराउंडिंग नहीं बात कर रही मैं, उसमें कुछ भी नहीं था। स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कौन लेके आए थे हम? स्टेट वेरिएबल्स। और स्टेट वेरिएबल्स भी मैंने दिखा दी। उसके बाद क्या लिया था मैंने? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। उसके बाद क्या आया? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो ये छोटी छोटी टर्म्स बड़ी ही आगे के चैप्टर में बड़ी यूजलेस लगने वाली हैं आपको, लेकिन हम ना डायरेक्ट चैप्टर नहीं शुरू कर सकते कि एकदम से परेशान हो जाओगे टर्म्स कहाँ से आई, और थोड़ा बॉन्डिंग निकालने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से, और थोड़ी आपकी क्यूरोसिटीज़ को मैं ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि 2 चैप्टर होने हैं, थर्मो और इक्विलिब्रियम, दोनों में मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बट आई विल ट्राई कि मैं आज इस तरह से क्लियर करूँ आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में समस्या ना है, नेक्स्ट चैप्टर में जो वही है। जान आपको क्या लगता है एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मैंने पेन छोड़ा है, आपको लग गया होगा कि लंबा डिस्कशन है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल शब्द में क्या फर्क होता है? जो वापस, बहुत बढ़िया आंसर, जो वापस इनिशियल स्टेट पे लाया जा सके उसको कहते हैं रिवर्सिबल, और जो वापस ना लाया जा सके। मैं छत पे खड़ी हूं और एक पत्थर मेरे हाथ में है, छोड़ दिया मैंने, क्या होगा? विद इन सेकेंड नीचे। क्या ये जो पत्थर मैंने गिराया ये इरिवर्सिबल हो सकता है? वापस आ सकता है किसी वक्त भी? मतलब ये मत सोचो मैं आपको ट्रिक कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप नॉर्मल कंडीशंस में जवाब क्या दे रहे हो।
कभी देखा है मैंने पत्थर गिराया छत से, आप गिरा लो और वो वापस आ सके? नहीं। तो ये चेंज क्या है? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का फिर से मतलब इनिशियल, फाइनल, इनिशियल। कोई चेंज कुदरत में ऐसा मिल जाए तुमको, और ये अभी तुम्हें अभी नहीं समझ आया होगा कि क्यों तुम्हें मैंने गलत किया है, 3-4 लेक्चर बाद समझ में आएगा वाटर साइकिल को हमने क्यों रिवर्सिबल में नहीं माना। अभी के लिए इतना ही कह सकती हूं, जहां से शुरू हुए फाइनल स्टेट पे गए वहीं वापस आए, उसी को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। नेचर में कोई चेंज है नहीं, मिल जाए तो मैं तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगी, कोई चेंज मिल जाए रिवर्सिबल। देयर इज नो चेंज पॉसिबल इन नेचर रिवर्सिबल। पहली बात, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा जब तक आपको इरिवर्सिबल समझ में नहीं आता। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? अक्सर, ये कोई कंडीशन नहीं है, अक्सर फास्ट चेंजेस जो हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल। पत्थर फेंका नीचे, विद इन सेकेंड नीचे पहुंच गया। फास्ट चेंजेस को वापस नहीं लाया जा सकता। अब थोड़ा डिफरेंटली आउट ऑफ द बॉक्स मेरी क्लास में कोई सोच पाए। हम वही छत पे खड़े हैं पत्थर लेके, लेकिन मैं चाह रही हूं मैं वो पत्थर गिराऊं भी, और 10-12 घंटे लगे गिरने में। कोई तरीका है? इतना स्लो कर दूं उसको कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोच सके? एज्यूम इट लिटिल फनी थिंग, जैसे बच्चों की छोटी छोटी फनी पजल्स होती हैं, उसी रेफरेंस में सोचना, साइंस में मत सोच लेना। नहीं नहीं, इसी छत पे, इसी रस्सी से बांध दो उसको। गिरा तो मैं अभी भी रही हूं, लेकिन मैंने क्या किया, उस पत्थर पे एक धागा बांधा और हाथ में पकड़ लिया। बिल्कुल कोशिश करना इमेजिन कर सके, दोनों चैप्टर में सुखी हो जाओगे। तुमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री तंग नहीं कर पाएगी। मुझे खुद ये मेथड मिला है जाके, शायद आज से 11 साल पहले, उससे पहले तो रटाती थी। 10-11 साल पहले जाके समझ आया यार ये एग्जाम्पल पकड़ सकती हूँ। 2-3 ऐसे मैंने बटोरे हैं एग्जाम्पल, बताती रहूंगी। मैंने पत्थर लिया, धागा बांधा और पकड़ के यहाँ खड़ी, पत्थर अभी यही है। इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है? ग्रेविटी। मैं ग्रेविटी से थोड़ा सा माइन्यूट सा ज्यादा फोर्स से छोड़ूंगी। एकदम छोड़ूंगी भी नहीं, पकड़ के रखूंगी, लेकिन मैं पकड़ भी नहीं रही। मैं धीरे धीरे उसको छोड़ूंगी, और इतना धीरे कि हर वक्त ग्रेविटी से जरा सा कम हो, ताकि ग्रेविटी डोमिनेट कर जाए। तो पता चलेगा 3 घंटे में जी पत्थर यहां से लेके यहीं तक पहुंचा है, और मैं सारा दिन सारी रात लगी रहूंगी। 24 घंटे बाद पता चला वो पत्थर नीचे गया, या 12 घंटे बाद। वाई? हाउ आई मेड दिस रिएक्शन स्लो? बाय मैचिंग टू ऑपोजिंग फोर्सेस। एक ऑपोजिंग फोर्स, एक फोर्स था ग्रेविटी, उससे मैच करता हुआ फोर्स मैंने अपने हाथ से लगा लिया। राइट? मेरा हाथ तो दुखेगा, दुख क्यों रहा है? क्योंकि मैं फोर्स लगा रही हूं। यानी अगर दोनों डायरेक्शन के फोर्सेस आस पास के ही हों, किसी भी वक्त उस पत्थर को मैं ऊपर खींच सकती हूँ। क्या करना है ऊपर खींचने के लिए? मेरे को वो जरा सा फोर्स जो मैंने ग्रेविटी से कम कर रखा है, उसको जरा सा ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? वो पत्थर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। किसी वक्त भी जिसका रास्ता बैक ट्रैक किया जा सके, जिसको किसी वक्त भी वापस लाया जा सके बाय डूइंग माइन्यूट चेंज। और समझ रहे हो माइन्यूट चेंज क्या है? जो बुक्स में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा रखा है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट तरीके से समझा रखा है कि किसी के ऊपर तुमने रेत रखी है, बहुत सारी मिट्टी, और वो दबा हुआ है, उससे पिचका हुआ है वो कंटेनर। एक एक दाना मिट्टी का ग्रैन्यूल, एक एक ग्रैन्यूल मिट्टी का हटाओ, उतना फोर्स अगर लगा रहे हो, तब वो धीरे 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 ऊपर आएगा, और शायद 6 महीने लगा देगा ऊपर आने में। क्यों? क्योंकि मिट्टी के एक एक दाने को निकालने का मतलब समझ रहे हैं आप? एक एक दाना, उसी के बराबर का फोर्स मैं कम कर रही हूं बस। तो यानी सीधी बात यह कि इनफाइनाइटिज्मली स्लो क्या होता है? आज तक शायद आपको इनफाइनाइट शब्द का मतलब ढंग से नहीं बताया गया, बहुत ढंग से बताया जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जो जरूरत से बहुत ज्यादा टाइम ले ले। तो जो पत्थर 1 सेकंड में गिर सकता था, अगर वो मैंने 18 घंटे में गिराया, कंपैरिजन में कह सकते हो 18 घंटे इज इनफाइनाइटिज्मली स्लो। यूजुअली बच्चों को या हम सब बड़ों को एक कंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन, इनफाइनाइट का मतलब है नॉट अचीवेबल। नो, इनफाइनाइटिज्मली स्लो का मतलब है अचीवेबल तो है, लेकिन 1 सेकंड में जो चीज हो रही है उसको तुम 18 घंटे में कर रहे हो, कंपैरिजन में डोंट यू थिंक उसको इनफाइनाइट कहना चाहिए? दिस इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट एक्चुअली। अगर दोनों साइड के फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस आर नियरली सेम इन मैग्नीट्यूड, जिस ग्रेविटी से उस पत्थर को अर्थ खींच रही थी उससे बस जरा सा कम, जिसको मेजर भी नहीं कर सकती, एक रेत के दाने के बराबर, उतने कम फोर्स से मैंने रोक रखा था,
तो मेरे से पत्थर छीना जा रहा है बाय ओनली 1 ग्रैन्यूल ऑफ सैंड, उतनी ताकत से। तो 1 ग्रैन्यूल ऑफ सैंड जितना फोर्स उसके ऊपर नीचे लग रहा है तो कभी गिरेगा वो, और जब चाहे मैं 1 ग्रैन्यूल सैंड की एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं वो ऊपर आना शुरू। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकते हैं या होते हैं, और जो भी रिएक्शन फास्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इररिवर्सिबल। कोई भी चेंज नेचर में, अगर तुम मेरे को पानी ऊपर से नीचे गिरता दिखता है, लेकिन कहीं दिखा दो ना कि अगर नीचे से ऊपर है, या तो वो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा या वो मनी मेकिंग प्लेस बन जाएगा। अब इस पे मेरे पे काउंटर आते हैं, मैम जाओ इधर, हाँ हॉट वाटर बने हुए हैं स्प्रिंग्स, उस पर पूरे गुरुद्वारे हैं, राइट, बहुत कुछ है। उसके पीछे की ना पहले केमिस्ट्री और साइंस पढ़ के आना कि क्यों है वो इतना ऊपर, क्यों आता है, सल्फर बेड्स हैं, क्या है उसके अंदर, हीट है, हीट के सहारे तो मैं क्या 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 कर लूं। पॉइंट इज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी, मोटर लगा के तो सारी दुनिया पानी नीचे से ऊपर कर रही है, एक्सटर्नल एजेंसी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो अब मैं कंक्लूड करती हूं, रिवर्सिबल चेंज हमेशा हमेशा इनफाइनाइटिसमली स्लो होगा, और इररिवर्सिबल चेंज हमेशा खटाक से फास्ट होगा। तुम देख भी नहीं पाओगे इतना फास्ट होगा, राइट। बैकवर्ड रूट कभी भी ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इतना धीमा चल रहा है, उसको कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाया जा सकता है, और इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम वर्क डन अगर लेना है तो रिवर्सिबल प्रोसेस से आता है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इंजन्स। जितनी भी इंजन बनाए, सबसे पहला इंजन जो बनाए, कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज्ड हुई है, ये चैप्टर एक्चुअली उसी के बारे में, वहां वर्क डन आएगा। तो अगर तुमको वर्क डन मैक्सिमम मिलता है तो वो प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होती है। हर कोशिश करता है इंसान वो प्रोसेस इतनी स्लो कर दो कि वर्क डन सबसे ज्यादा आ जाए। अगर मैं एक घड़ी में सेल भी लगा रही हूं ना, तो मैं उससे काम ले रही हूँ केमिकल रिएक्शन से, पहुंचना मुझे वहां तक है। स्टीम इंजन जो पहला बनाया, हमारी क्लास, हमारा जो सेशन होता था जब मैं 10th में थी, हमारी 10th क्लास की साइंस बहुत अलग थी आपसे। हमारे फिजिक्स में, 10th की फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड में स्टीम इंजन था, उसकी डिस्कवरी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग। तो वो स्टीम इंजन, एक जो ट्रेन का स्टीम इंजन है, वो कैसे बना, उसके पीछे लॉजिक क्या था। और ऐसे ही एरोप्लेन की डिस्कवरी, अगर आप लोगों को पता हो किसने की थी सबसे पहले, राइट ब्रदर्स, उनको कैसे सूझा था वो ये बताएगा चैप्टर, हाउ इट स्ट्रक टू देम कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, राइट। तो खैर वहां तक हम पहुंचेंगे चैप्टर के एंड में, तो उससे पहले ये सारा बेसिक तो इतना क्लियर है सबको, को आगे सिर्फ एक चीज लेके जानी है, नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड्स एक ही चीज लेके जानी, बाकी सब समझाने के लिए किया जाता है, कराया जाता है। कोई भी प्रोसेस अगर बता रखी, बताई जाएगी ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का एक ही मतलब होना चाहिए, दो ऑपोजिट फोर्सेस। अब केमिस्ट्री में दो ऑपोजिट फोर्सेस क्या होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इक्वल है, बराबर है, लगभग माइन्यूट सा डिफरेंस है। पत्थर जो गिरा रहा है उसके लिए दो ऑपोजिट फोर्सेस क्या है, ग्रेविटी या जो मैं खींच रही हूं। क्लियर। तो बहुत ही इनफाइनाइटिसमली स्लो स्पीड से होने वाले रिएक्शन रिवर्सिबल, और आपको क्वेश्चन में रिवर्सिबल दिए जाएंगे, आपसे पूछे नहीं जाएंगे रिवर्सिबल है कि नहीं, आपसे नहीं पूछे जा सकते। आपको ये चीज दोबारा नहीं दिक्कत देनी चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम या प्रोसेस, अगर सिस्टम के बारे में बात करूंगी तो 3-4 शब्द आएंगे, ओपन क्लोज वाली बात, या आ जाएगा सिस्टम के बारे में, और तो क्या ही बात अभी मैं करूंगी, अब आगे करूंगी। अगर मैं स्टेट्स के बारे में बात करूंगी तो फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, राइट। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगी तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ऐसे ही जब मैं सिस्टम और प्रोसेस के बारे में बात करूंगी कि इसमें हो क्या रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो जो भी प्रोसेस हो रही होगी, जो पूरा मेरा रेफरेंस है, कंडीशंस या तो आइसोथर्मल होंगी, बस ये आइसो ध्यान रखना है, या आइसोकोरिक होंगी, या आइसोबारिक होंगी, या एडियाबैटिक होंगी। क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब अगर कोई प्रोसेस आपने ऐसी करी कि आपने उस पर्टिकुलर चीज का प्रेशर घटाया बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, आइसोथर्मल कंडीशंस हैं। कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको जिसमें इन चार में से एक शब्द ना हो, नाउ ऑनवर्ड्स डीपीपी फर्स्ट में ही। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को हिलने नहीं दिया मैंने। इसी तरह से आइसोकोरिक, वॉल्यूम नहीं बदलने दिया मैंने,
टेम्परेचर बढ़ा रही हूं बट वॉल्यूम मेंटेन रखा है। आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। तो क्या हुआ? डेल्टा पी इज 0। एडियाबैटिक, हीट को नहीं बदलने दिया। थर्मस फ्लास्क इज बेस्ट एग्जांपल। थर्मस फ्लास्क मतलब उसकी वॉल्स, आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि थर्मस फ्लास्क इंसुलेटेड वेसल है, क्लास 10th। थर्मस फ्लास्क की वॉल्स आर एडियाबैटिक। मतलब जहां आपने एडियाबैटिक वर्ड बोला आप क्लास 11th के हैं। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है नो चेंज ऑफ हीट, ना अंदर से बाहर हीट जाएगी, ना बाहर से अंदर हीट आएगी, ना गर्म ना ठंडा। एडियाबैटिक वॉल्स दोनों एक ही बात नहीं है। धीरे धीरे क्लियर होगा कि एडियाबैटिक का मतलब है टेम्परेचर ही नहीं बदलने दे रही, नहीं, कोई ऐसा चीज मैं नहीं कमेंट कर रही, धीरे धीरे आएंगी ये चीजें। एडियाबैटिक का मतलब है आपने हीट अंदर बाहर नहीं आने जाने दी, ठीक है, आप हीट को अंदर बाहर नहीं कर रहे। और आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होने दे रहे। साइक्लिक प्रोसेस समझ आ जाएगा, मैंने गोला सा बनाया है, आज काफी कुछ बात होगी साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है? जहां इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो मेरे पास बी है ही नहीं, मैंने स्टार्ट भी यहीं से किया, मैंने स्टॉप भी यहीं से किया, और मैं चाहे क्लॉकवाइज जाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, यहीं की यहीं आ गई, तो क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस। तुम इसी के लिए बात कर रहे थे वर्क डन। अभी थोड़ी देर में आएगा, इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। बंदे ने चक्कर काटा, उसका वर्क डन 0, हमारी तो कैलोरीज कभी जिंदगी में ना बर्न हो, बिकॉज वर्क डन इज पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन। आज की क्लास एनडीसी पे होगी जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था। सो एनीवन, साइक्लिक प्रोसेस, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। ए से स्टार्ट हुई, बी पे आई, सी डी और फिर वापस ए पे, इसको भी मैं साइक्लिक बोलूंगी, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको भी मैं साइक्लिक बोलूंगी। जहां शुरू हुए अगर वहीं पहुंच गए, उस प्रोसेस को, उस पूरे होने वाले चेंज को मैं क्या बोलूंगी? साइक्लिक चेंज है जी, साइक्लिक प्रोसेस है जी। क्लियर है इतना सबको, एवरीवन? चलिए, तो ये चारों याद रहेंगे, एक बार और देख लीजिए। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। साइक्लिक तो खैर बड़ा ऑब्वियस है, इसलिए वो तो क्या ही याद कराऊं। तो ये 4 टर्म्स मेरे को अगली क्लासेस पूरे इस चैप्टर में चलेंगी। अब जो तुमने पूछा, राइट, इधर देखिए, ग्राफ की 2 साइड्स मुझे पता होनी चाहिए। ग्राफ पढ़ना सिखा रही हूँ क्योंकि चैप्टर सारा ग्राफ पे है। थर्मोडायनेमिक्स नॉट थर्मोकेमिस्ट्री, वो तो फिर रिएक्शंस आ जाएंगे। ये क्या मतलब है? प्रेशर। ये क्या मतलब है? वॉल्यूम। एक चीज सोचो आप लोग, आपके पास एक सिरिंज है, उसमें आपने एक लिक्विड डाल रखा है, उस सिरिंज के अंदर एक लिक्विड है, उसका वॉल्यूम आपने 15 ml सोचा हुआ है, देखा हुआ है कि हाँ भाई 15 ml है। मैंने प्रेशर उसमें जब बढ़ाया, आई होप यू पीपल कैन इमेजिन इसका मतलब क्या है प्रेशर बढ़ाना। अंदर सिरिंज का लिक्विड क्या होता जा रहा है? कम। जब भी किसी चीज पे आप प्रेशर लगाओगे, अगर वो कंप्रेसिबल चीज है, दैट्स व्हाई आई टुक लिक्विड नॉट सॉलिड। प्रेशर जब भी आप लिक्विड या गैस पे लगाएंगे क्या होगा? कंप्रेस, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसको कोई अगर आर्ग्यूमेंट देना चाहे, टक्कर देना चाहे, नहीं मैम आप गलत कह रहे हो, आई एम ओके टू आर्ग्यू, एनीवन। प्रेशर बढ़ाने से गैस और लिक्विड पे वॉल्यूम हमेशा घटता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? हाँ जी, ऑब्वियसली मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर क्या काम करेगा? वो वॉल्यूम इंक्रीज करने की साइड, और प्रेशर क्या काम कर रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज करने की साइड। तो 2 लोगों की लड़ाई हो जाएगी। दैट इज वाई आई एम कमिंग टू इट। जब भी हम पीवी ग्राफ बोलेंगे, जब भी आपको सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा टेम्परेचर का क्या सीन है, राइट? तो मैं बोलूंगी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये बात सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आप टेम्परेचर नहीं हिला रहे। तो अगर टेम्परेचर नहीं हिला रहे तो ये क्या है? आइसोथर्मल कंडीशन। तो अगली क्लासेस से आप देखेंगे यहां ग्राफ नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी नेक्स्ट क्लास से? आइसोथर्म दे रही हूं बच्चों। अ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? गिवन बिलो आर द आइसोथर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म्स? ग्राफ्स विच आर ड्रॉन अंडर अ कंडीशन दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ग्राफ का नाम ही आइसोथर्म होने वाला है, ग्राफ नहीं होने वाला। ठीक है, ग्राफ भी दे देंगे, पीवी ग्राफ दिया है जी, और हम बताना ही भूल जाएंगे। बड़ा ऑब्वियस होगा, पीवी ग्राफ तभी बन रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी ये एक लॉ है, बॉयल्स लॉ, जो चैप्टर डिलीट हो गई, ये उन्हीं का खामियाजा है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम
ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपने वेरिएबल रख दिया, आप बता ही नहीं सकते बढ़ रहा है घट रहा है, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, कोई पता ही नहीं है आपको। सो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ तब हैं जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। कुछ और आर्ग्यूमेंट आया तो एक चीज और लिखनी है, वो तब लिख दूंगी, अभी जरूरत नहीं लग रही मुझे। प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है ये। तो अब आज के बाद मैं इसको कह सकती हूं, मैंने आइसोथर्म्स जो भी ड्रॉ करके दिए, दे ऑल आर आइसोथर्म्स। नाउ चेंज ए से बी, ये कौन सी चीज में चेंज हुआ है? एक जोत, एक से बी में क्या बदला है? प्रेशर तो नहीं बदला, वॉल्यूम। तो क्या इस ग्राफ को, अब मेरे क्वेश्चंस में आएंगे ये ग्राफ, आप इसको V1 और इसको V2 पढ़ पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे? मेरे को क्वेश्चन में तो नहीं बताना पड़ेगा, V1 V2 खुद ढूंढ लोगे। इस ग्राफ में वॉल्यूम चेंज हुआ है, सो इट इज नॉट आइसोकोरिक, एम आई राइट? बट प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इट इज ऑल्सो आइसोबारिक, ऑल्दो आइसोथर्मल तो था ही, आइसोथर्मल तो था ही, बट ये लाइन कौन सी प्रोसेस की है? पक्का ए से बी जाने में प्रेशर नहीं बदलने दिया गया। ए से बी गया है, वॉल्यूम बढ़ा जरूर है, लेकिन प्रेशर नहीं बदलने दिया गया। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है, ऐसा हो कैसे सकता है? इधर आप कह रहे हो वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर कम होना चाहिए, इधर आपने वॉल्यूम बढ़ा भी दिया, प्रेशर नहीं कम होने दिया। टाइम लगेगा, इसी साल अगले चैप्टर में यही चीजें आएंगी, तो आपको भी मानना पड़ेगा जी। वो अगर होता वाली बात नहीं, वो भी आ जाएगा आपके पास, वो वाले ग्राफ भी हैं। पॉइंट इज, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर कोई चेंज ऐसा आए तुम्हारे सामने, तो क्या तुम ये कह पाओगे हाँ जी वॉल्यूम V1 से V2 गया है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस मैम आइसोबारिक है। आइसोथर्मल तो मैंने ही बता दिया, ये प्रोसेस का आइसोबारिक होना पहचान लेंगे। एक और आइसोथर्म आएंगे, आपके बहुत प्यारे सवाल आएंगे इसमें, उसके जवाब आज लिए हुए हूं, अगर मैं पूरा कर पाई तो। इस ग्राफ को सिर्फ पढ़ के बताना है तुम लोगों ने, आइसोथर्मल मैं दे रही हूं, बाकी क्या कंडीशन है इसमें? प्रेशर बदल रहा है, तो क्या आप लोग P1 और P2 पहचान सकते हैं? P1 और P2, प्रेशर इतना घटा दिया लेकिन वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ा है। कैसे? बात की बात है इसी साल की, लेकिन इस ग्राफ का मतलब आएगा तो बाकी के आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊंगी। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्राफ इज आइसोकोरिक? इसका एग्जाम्पल अभी दे नहीं सकती, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही जल्दी आने वाला है इसका एग्जाम्पल। कुछ चीजें आएंगी, थर्मोडायनेमिक्स है, मैं फिजिक्स में कूदूंगी थोड़ा थोड़ा, आपकी पहले बेस बना के जितना मैं करा सकूंगी मैं कराऊंगी, बाकी तुम्हारे फिजिक्स वाले कराएंगे। बहुत से ऐसे सवालों के जवाब हैं जिन्हें फिजिक्स टीचर से पूछने पड़ेंगे। आपके फिजिक्स टीचर्स मेरे को भेजते रहते हैं, आप अपने बच्चों से ये सवाल पूछो, मैं नहीं पूछूंगी, आप कराओ। जितने भी ये फिजिक्स के टीचर्स हैं, दे यूज्ड टू टेल मी, आप ये तो पूछ लिया करो, ये आप बता पाओगे नहीं। आपको फिजिक्स में बहुत कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, जो हमारे हिस्से का एग्जाम्पल लाएंगे अगली ही क्लास में लाएंगे। चेक, मैंने क्या लिखा है, क्या इन दोनों शब्दों का मतलब बता पाओगे? अभी पूछ नहीं रही, अभी दिखा रही हूं। क्या इस ग्राफ को देखते ये दो शब्द चमकेंगे? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही तैयार करना है मेरे को। आइसोथर्मल तो दिख ही रहा है, पीवी ग्राफ बन ही तब सकता है जब तुम आइसोथर्मल रखो, वो तो पता ही लगे, लॉ ही नहीं फॉलो होता, बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब तक आपने टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट रखा। तो आइसोथर्मल तो पुरानी चीज हो गई। कंप्रेशन, सिकुड़ रहा है, एरो देखिएगा, वॉल्यूम कम होने का मतलब सिकुड़ना, तो उसको मैं क्या कहती हूं? कंप्रेशन। ये धीरे धीरे आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे। इनमें से कौन कौन से ग्राफ में कंप्रेशन नहीं हो रहा, या कंप्रेशन हो रहा है तो फलानी कंडीशंस में हो रहा है? तो पहली तो सीढ़ी है, मेरे को कंप्रेशन पता लगे, वेरी ऑब्वियस, वॉल्यूम का कम होना। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ एक्सपेंशन है, देख लीजिए। आइसोथर्मल उड़ा दिया अब मैंने, अब हो गया बहुत आइसोथर्मल, हो जाएगा। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, चीज एक्सपैंड हो रही है बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो खैर आइसोथर्मल अब धीरे धीरे ऑब्वियस हो जाता है, इसलिए हम हटा देते हैं। तो ये छोटे छोटे ग्राफ एक साथ एक ही ग्राफ में मिलने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और जब आप फिजिक्स वाले आपको कैरनॉट साइकिल पढ़ाएंगे ना, इंजन के पीछे कैरनॉट साइकिल है, यही चारों ग्राफ आएंगे एक ही साइकिल बनाए हुए।
मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मतलब आपके फिजिक्स टीचर्स ज़्यादा बेटर बताएंगे आपको। और बहुत प्यारा टॉपिक है, ख़राब नहीं करना केमिस्ट्री वालों से पढ़ के। आपको कुछ नहीं पता लगेगा इस ग्राफ को देख के, ये कैसे मैं बताऊं एडियाबैटिक है, नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राफ में हीट तो कहीं लिखी हुई नहीं है। आप आइसोथर्मल तो बता ही दोगे, खैर वो तो कोई बिग डील नहीं है, लेकिन ऐसी शेप आती है एडियाबैटिक की, आप ग्राफ में खुद से ढूंढ नहीं सकते। हीट इज नॉट अ वेरिएबल हेयर। तो आपको याद रखना, वही मैं धीरे धीरे याद दिलाऊंगी, जब भी आपको इस तरह का पीवी ग्राफ मिले लाइक दिस, इट इज ऑलवेज एडियाबैटिक। अब कंपैरिजन करते हैं जितने भी ग्राफ, एक साथ सारी लाइनें बनाते हैं ताकि आपको हमेशा, और ये चीजें वैसे अक्सर क्वेश्चंस में दी जाती हैं कि फॉलोइंग इज एडियाबैटिक, अब आगे के सवाल बताओ। ये तो बेसिक टर्म्स चल रही हैं, ये कोई क्वेश्चंस तो है ही नहीं। साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हैं, चलो ये देखिए चारों ग्राफ जो मैंने बनवाए, चेक एक ही में आएंगे, ये तो अलग अलग तो मैंने बनवा लिए कि बच्चों को आदत पड़ जाए। चारों ग्राफ देखिए, कोई लग रहा है ऐसा कि नहीं मैम आपने बनवा दिया हमें नहीं आ रहा? फिर क्वेश्चंस करते हैं थोड़ी देर में, बस अब बेसिक टर्म्स को लेके ये आखिरी आई थिंक, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। चेक, आइसोबारिक समझ आ रहा है, जिसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं, वाकई में प्रेशर जिस पे था उस पे ही रह गया कांस्टेंट। इसी तरह से आइसोकोरिक, वॉल्यूम जीरो रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम का, डेल्टा वी जीरो, सॉरी वॉल्यूम जीरो नहीं, डेल्टा वी जीरो रह गया। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल, पहली बार लाइन, आइसोथर्मल तो है लेकिन अभी तक मैं रिवर्सिबल वर्ड नहीं लाई थी, लेकिन इतना ध्यान कर लो रिवर्सिबल में वर्क डन काफी होता है, यही लिखवाया था भाई, मैक्सिमम वर्क डन लेना है। थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्यों भाई ये क्या बोल रहे हो आप। आइसोथर्मल रिवर्सिबल से भी नीचे लाइन होती है एडियाबैटिक की, कर्व, जिसको आप स्लोप की टर्म्स में भी कह सकते हो आप, मैं नहीं कहती मैथमेटिकल टर्म्स में ज्यादा, बट आइसोथर्मल रिवर्सिबल का स्लोप और एडियाबैटिक के स्लोप में क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होगा, इसका स्लोप ज्यादा इसका कम है। तो आप अब यहां देखिए, ये आइसोथर्मल के जस्ट नीचे हमेशा सबसे नीचे एडियाबैटिक मिलेगा, सबसे ऊपर बीच में रिवर्सिबल, राइट। ये ग्राफ की पोजीशनिंग है जिसके ऊपर आप फिजिक्स में कैरनॉट साइकिल पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ पोजीशनिंग है, लाइंस हैं, इन लाइंस को जोड़ के एक साइकिल आपकी फिजिक्स बनवाएगी। नाउ चेक, एक चेक मारते हैं, ए से सी इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, करेक्ट और इनकरेक्ट? शेप से अंदाजा लग रहा है। अब आप परेशान हो जाओगे मैम एडियाबैटिक हुआ तो, थोड़ी और जब थर्मो पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा एडियाबैटिक और इसमें फर्क क्या है। अभी हम पहला दिन है, हम स्टेट में है नहीं। सी से, सॉरी बी से सी, यानी ये दो चेंजेस हैं, दो प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल तो है ही और आइसोबारिक। अच्छा एक और चीज लिखिए, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है ये समझाने का, इसे समझिए। अब आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल के साथ ग्राफ कैसे बनाया मैंने। अब आप सोचिए, एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन के साथ कंटेनर है। एनीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्टन? ओह गुड, यही पिचकारी समझ लो, पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, जिसके अंदर मैं जो लिड है उसको जब चाहे अंदर की तरफ मूव कर लूं, जब चाहे बाहर की तरफ ले आऊं। शुद्ध देसी भाषा में पिचकारी को पिस्टन कहते हैं। उसके अंदर मैंने एक गैस भरी हुई है। अगले स्लाइड्स में बहुत प्रॉपर डायग्राम आएगा, बट डायग्राम के बिना जब आप समझते हैं तो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर मैच करती है टीचर के साथ, और टीचर को भी पता चलता है क्लास मैच हो रही है कि नहीं। तो मूवेबल पिस्टन के साथ आपने एक गैस रखी हुई है बच्चों, एक आपने प्रेशर नोट कर लिया, जो भी है प्रेशर, आपने खटाक से उसको फास्ट चेंज क्या होता है ऑलवेज इन अ सेकेंड, खटाक से आपने उसको प्रेस कर दिया तो वॉल्यूम एकदम से क्या हो जाएगा। अगर मैं सी से बी आती तो, रिवर्स मान लेते हैं, अगर मैंने एकदम से प्रेशर बढ़ा दिया एकदम से तो वॉल्यूम का क्या होगा, घटेगा। लेकिन चलो मैंने एरो इस साइड बना रखा है, तो अब फिर से सोचो, जो पिस्टन है वो बहुत नीचे है, मैंने एकदम से पिस्टन को खींच दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब मैं बी से सी गई हूं, कितना फास्ट हुआ है चेंज, मुझे पता ही नहीं चला प्रेशर कैसे कम होता गया, मैं डॉट्स ही नहीं बना पाई। अगर मैं प्रेशर को खटाक से नहीं करती, बहुत स्लो 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 खींचती,
तो आप नोट करते, अभी प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, अभी हुआ 9.8, अब हुआ 9.6, अब हुआ 9.4, देश और ग्राफ की दोनों साइड प्लॉट होती, प्रेशर और वॉल्यूम नोट होता, वो ये है। पहुंचे उसी जगह, इनिशियल स्टेट अलग अलग है। ये इतना स्लो किया गया कि प्रेशर कैसे कम कर रहे हैं, प्रेशर एक रेत के दाने के बराबर वेट कम करने बराबर कर रहे हैं। तो लग जाएंगे मेरे को 12-15 घंटे। तो मैंने इतना ही ग्राफ बना के उसके बाद तो शायद एक्स्ट्रापोलेट ना कर दिया हो, भाई कितने दिन लगे रहे हम। ये चेंज इतना स्लो था कि मैं इधर हर एक सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं बहुत बड़ी चीज बोल रही हूं बट स्टिल, हर एक छोटे से छोटे वॉल्यूम के साथ प्रेशर कितना चेंज हुआ प्लॉट कर पाई। इमेजिनरी प्लॉट है ये। जब भी कहीं आप रिवर्सिबल देखेंगे, और बुक्स में लिखा है, जो बड़े ऑथर्स की बुक है, 11th-12th की बुक्स में तो नहीं, हमें इमेजिनरी प्लॉट देना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए कि अगर मैं इस स्लो चेंज को नेचर में अचीव कर पाती तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता। ये इमेजिन किया गया है, बनाया नहीं गया। इतना छोटा चेंज है कि कोई मशीन नहीं है उसको ऑब्जर्व कर सके। आज मेरे पास टाइम लैप्स जैसी चीज है मोबाइल में, तो मैं एक फ्लावर के ऊपर लगा दूं सुबह के 1.5 घंटा, तो मेरे को फ्लावर खिलता दिख जाएगा उस टाइम लैप्स में। लेकिन मैं अपनी नॉर्मल आंखों से अगर देखूं और घूरती रहूं 2 घंटे तक उसको, मुझे ये नहीं पता चलेगा वो कब खुला और कब खिल गया, एकदम से खिल गया, नहीं। आपकी आंखें उस चेंज को मेजर कर पाती हैं, देख पाती हैं जो अचानक होता है। आप देखते हैं बहुत डे टू डे लाइफ में, कोई आपके रिलेटिव आपको 8 महीने 10 महीने बाद मिले तो वो एकदम से कहेंगे लंबा हो गया है। माँ बाप को पता ही नहीं चलता लंबा हो गया, वो पेंट का साइज छोटा हो रहा है या लंबी हो रही है या कुछ है तो पता लगता है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटिज्मली स्लो। आप इनफाइनाइटिज्मली स्लो स्पीड पे ग्रो कर रहे हो, इसलिए रोज जो आपको देख रहा है उसको नहीं पता चलता। जो एकदम से बिफोर एंड आफ्टर देखता है उसको पता चलता है। तो वो एक इमेजिनरी ग्राफ बनाया गया है। जब भी आप ऐसा ग्राफ देखेंगे पीवी का, आज के बाद शायद आपको दिक्कत ना हो, ये तो रिवर्सिबल का होगा। बना ही नहीं सकते इतना छोटा। लेकिन जो एक्चुअल चेंज खटाक वाला हो रहा है, जल्दी वाला, उसमें आप मेजर ही नहीं कर पाए प्रेशर को। एकदम से पत्थर गिर गया या एकदम से मैंने सिरिंज को पिचका दिया, एकदम से मैंने खींच दिया, जो एकदम से इस तरह से आए और देख के मेरे को लगे ये तो आइसोबारिक था या आइसोबारिक बी से सी। आइसोबारिक इसलिए था कि इतना फास्ट हो गया तुम देख ही नहीं पाए प्रेशर बदला कि नहीं बदला, और उसको कहा गया irreversible. This graph is the most important whenever you will get confused between irreversible and reversible. एक बात याद रखिएगा, रिवर्सिबल इमेजिनरी ग्राफ है, कोई ड्रॉ नहीं कर पाया इस ग्राफ को। ये इमेजिनरी है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम कर नहीं सकते। मैं नहीं देख सकती रोज आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है। इतना स्मॉल चेंज ह्यूमन आई, ह्यूमन इक्विपमेंट, ह्यूमन मशीनरी कैन नॉट मेजर। ओनली मैथमेटिक्स कैन मेजर, वो भी डिफरेंशियल लगा के। थोड़ा बहुत टुकड़ा तुमने सुना हो तो मैथमेटिक्स में क्या है, डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत माइन्यूट स्मॉल चेंज करके फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, बड़े चेंज में लाके फिर कॉमन मैन तक पहुंचाते हैं। तो वो चीज सिवाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कोई मशीन नहीं कर सकती। सो आइसोथर्मल तो दोनों ही थे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ग्राफ में डिफरेंस ढूंढ पाएंगे आज के बाद। इरिवर्सिबल का ग्राफ तो और कुछ नहीं, मेरे को क्या दिखता है, आइसोबारिक। यस, बहुत देर लगती है इस बात को लाने में, क्लास में भी और आपके दिमाग में भी। गलतियां अभी अलाउड होंगी, अभी तो क्लास टेस्ट में और डीपीपी में हम करेंगे। आगे सबके पास इतना, ये ग्राफ बहुत जरूरी है नोट होना, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये हम पढ़ाते पढ़ाते बताते हैं। ये आपके फिजिक्स जब पढ़ेंगे आप, वहां मिल जाएगा आपको, वहां तो और डिटेल में मिलेगा। सो अब आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्क डन, और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ग्राफिकल डायग्रामेटिकल जो आपसे हो जाएंगे। पहले दिन तो हम मोरल बूस्ट करते हैं ना, बेटा चैप्टर ठीक है आ जाएगा तुमको, तो पहले दिन तो इजी ही आता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन, इसको मैं डिफाइन नहीं कर रही, इसको कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता, वेरी ऑब्वियस, ये अंडरस्टैंडिंग है। वर्क डन का सिंबल क्या लिखा गया यहाँ पे, स्मॉल w, कैपिटल W नहीं, कैपिटल W लगा भी मत देना, इट इज स्मॉल w, राइट। ये हमेशा के लिए, अब हर रोज एक नया फंक्शन आएगा। आज क्या फंक्शन आया, वर्क डन। अगली क्लास में क्या आएगा, वर्क डन ही चलेगा, हीट और इंटरनल एनर्जी। उससे नेक्स्ट क्लास में एंथैल्पी, उससे नेक्स्ट क्लास में एंट्रोपी, लास्ट क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी। बस हर क्लास में पहली 3-4 हेडिंग सेम होगी।
तो वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी लाई गई आपको पढ़ाने के लिए जिसका सिंबल है W। ये एक पाथ फंक्शन है। ऑल ऑफ यू एग्री? आज शुरू का आधा पौना घंटा इसी पे लगाया कि मैं फिर पूछती जाऊंगी, हर रोज ये दो हेडिंग सेम होनी है। ये एक पाथ फंक्शन है। आप कहां पहुंचे इससे नहीं फर्क पड़ रहा, वर्क डन किस तरह से पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे कि लिफ्ट चढ़ के, उससे डिपेंड करता है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन इज पाथ फंक्शन। यस, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सोच के देना जवाब, मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, चलिए बाकी लोग बताएं। एक की यस से मेरे को तसल्ली नहीं होगी। क्यों क्यों एक्सटेंसिव क्यों है? क्योंकि मैटर पे डिपेंड करती। कैसे? वर्क डन मैटर पे डिपेंड क्यों करेगा? सॉरी, ओके, और कुछ यहां से कुछ आ रहा है? अब है कुछ कह रहे हो? मत करो। यूनिट ठीक है, दोनों की जूल्स है। कुछ और? वर्क इज डन अगेंस्ट समथिंग। उस हिसाब से सोचो, वर्क किसी चीज के खिलाफ ही तो किया जाता है ना। आपके आगे कुछ ऐसा हर्डल है जिसको आपको धक्का देना है, तो आपका वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? उस हर्डल के मास पे। आपको धक्का देना है, ज्यादा भारी है, तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस इंग्लिश लाइन, वर्क डन ज्यादा होगा। तो जितना मैटर बढ़ेगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा। यस, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वर्क हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। वर्क हमेशा किसी चीज के खिलाफ किया जाता है। एक मतलब मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं, और वो थोड़ी देर में वही क्लियर करूंगी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। आपने कभी ये बात सोची है, सुनी है कि वर्क हमेशा किसी प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट ही किया जाता है? आवारा भी काम होता है क्या? मतलब कोई भी चीज आवारा काम कर रही है? नहीं। हर वर्क डन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है। वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसी पे बात होगी। तो वर्क इज डन ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग। अगर कोई खिलाफ करने वाली चीज नहीं है तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कर लेगा, उसको वर्क डन नहीं है। सो वर्क डन इज पाथ फंक्शन। यस, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, जितना ज्यादा मैटर उतना वर्क डन ज्यादा। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कभी जीरो मत कर देना। पहली कंफ्यूजन वर्क डन को लेके यही लेके आते हैं बच्चे। तो ये ऑलरेडी एंटिसिपेटेड है और हमारे नोट्स में है। आप जहां से चले वहीं पे आप अगर आ जाते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो है, लेकिन आपका वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी और भी दो चार चीजें जो आएंगी वो जीरो नहीं होगी। कैन यू टेल मी दीज टू ग्राफ्स? अब पढ़ सकते हो, पीवी ग्राफ है, आइसोथर्म्स दिए हैं, साइक्लिक प्रोसेस दी है, और आपसे पूछा है क्वेश्चन में इनमें से कौन कौन सी चीज जीरो होगी। तो आपको देखना होगा जितने भी पाथ फंक्शन है वो नॉन जीरो होंगे। स्टेट फंक्शन सारे जीरो होंगे। तो स्टेट फंक्शन आए नहीं सीन में, आज तो एक ही आया, तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन में ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। सो अब पहली आपके पास फॉर्मूला और पहली डेरिवेशन मेरे साथ साथ करेंगे। डेरिवेशन के नाम पे धब्बा है, फिजिक्स में होती है डेरिवेशन, तो क्या ही डेरिवेशन है, बट स्टिल जो भी है। जी, क्या चीज? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट, बट हम जब कह रहे हैं वर्क डन इज पाथ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट से लाना एक आपका तरीका है फॉर्मूला डिराइव करने का। फिजिक्स में वर्क डन कैसे निकलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हर जगह डिस्प्लेसमेंट बदलती जाती है। हम जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ खिसकता नहीं दिखेगा। दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। ये सिर्फ मैकेनिकल वर्क डन है जो आपको दिखता है, ये मैकेनिकल वर्क डन थोड़ी है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं मैकेनिकल वर्क डन ले रही हूं, राइट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ मेनी टाइप्स। एक डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिखता है वो है खिसकना। अब आप देखेंगे, अब मैं कह रही हूं मेरी यहां जो बैटरी लगी हुई है इसमें, इसके सेल को काम करना पड़ रहा है वर्क डन। उसकी वैल्यू हम इस साल भी निकालेंगे, अगले साल भी निकालेंगे, इसके ऊपर लिखा होता है वैसे क्या है। इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? कोई नहीं। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का,
विच यू कैन नॉट सी। तो ऐसे करते करते आपको 6 तरह के वर्क डन मिलेंगे पूरी 2 साल में। एक ही वर्क डन में आपको डिस्प्लेसमेंट खिसकता हुआ कुछ दिखेगा, वो है मैकेनिकल चेंज, जहां हम चल रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको अब अपनी फिजिक्स को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत आएगी, वरना आप सिर्फ मैकेनिकल के हिसाब से सोचेंगे, यहां केमिकल के हिसाब से सोचा जाएगा। फिजिकल चेंजेस भी हैं जो आपको दिखते नहीं है। वर्क डन जनरली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। थर्मोडायनेमिक वर्क डन ये नहीं होता। जो अभी आद्या ने सवाल पूछा, थोड़ी देर में उसको मैं प्रॉपर टेक्निकल भाषा में खत्म करूंगी दिखा के, कि जो वर्क डन मैं आपको दिखा रही हूं वो ये नहीं, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो ऊपर ग्राफ बनाए मैंने, किसके बनाए, आपके या मेरे चलने के नहीं, मैकेनिकल के नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक बार छोड़ो, एक बार नोट करना, इस डायग्राम को देखो। जो जितना भी आपको इस चैप्टर में ग्राफ मिलेगा, उसमें हर बार ये एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, ये डायग्राम सोचना पड़ेगा, राइट। ये डायग्राम क्या है समझ लो, फिर अपने तरीके से ड्रॉ करना, तब मैं वापस इसको कर दूंगी जूम इन। सो ये एक कंटेनर था, नीचे इसका ये सर्कुलर बेस है। मैंने कंटेनर दिखाने की कोशिश की जिसका सर्कुलर बेस है, उसके अंदर एक गैस है, येलो कलर से दिखाई है। नो लिक्विड नाउ फॉर नेक्स्ट 2-3 क्लासेस, नो लिक्विड, सॉलिड तो है, कंप्रेस ही नहीं हो सकता, ओनली गैस। तो ये जो है मूवेबल पिस्टन, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी रखी, या कह लीजिए बहुत बड़े बड़े वजन, वेट्स रख दिए। वेट का मतलब क्या है, प्रेशर। जैसे ही आपने इसके ऊपर वेट रखे, आपने इसके ऊपर क्या डाला, प्रेशर। प्रेशर डालती है, देखिए मूवेबल पिस्टन दिखाने की कोशिश की है पूरी। यहां पे ये व्हाइट वाली लिड कहां आ गई है, जो ब्लू कलर है, यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट जो तुम पूछ रहे थे। जब भी वर्क डन, एक ग्राफ इसका है, तो आपको तो नहीं दिखा डिस्प्लेसमेंट, आपने तो कहा मैम डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है। डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 नहीं है, अंदर गैस जो खिसक के गई है वो भी तो एक डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दिख गया। अच्छा, इनिशियल स्टेट क्या थी, रोहन साकेत यही है, एक बार समझ लो उसका डायग्राम बनाना। इनिशियल स्टेट क्या थी, V1, एवरीवन दिख रहा है सबको। फाइनल स्टेट क्या थी, V2। तो आपने इनिशियल फाइनल स्टेट भी डिफाइन कर दी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी डिफाइन कर दिया। जब आपको दिख गया, ये कंप्रेशन है कह सकती हूँ, पिचका रही हूं मैं, तो जब आपको ये टर्म्स दिख गई, अब आपके पास आंसर आ गया, भाई डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, ये रही डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है तो मैं वर्क डन तो 0 नहीं कह सकती, वर्क डन तो होगा। एनीवेज, वर्क डन इज जनरली दिस। कैसे, फोर्स को खोल दिया मैंने, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो उससे मैं उठा लाई ये चीज। आई होप यू आर गुड टू विद दिस। अब क्या करूं मैं, एरिया और लेंथ तो वॉल्यूम बन सकता है मेरे पास, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ये एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। दिस क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस लेंथ विल मेक व्हाट, वॉल्यूम। तो कैन आई राइट डायरेक्टली डीवी, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज। यहां पर किताबों ने पहली बार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझाने की कोशिश की, जो मैं पहले करा के आई हूं। बुक्स में अगर बहुत ही पुरानी, आजकल की बुक्स में वो भी कष्ट नहीं है, बहुत ही पुरानी बुक्स देखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी बना रखी है। ये चेंज मैंने इतनी सारी मिट्टी बना रखी है, और कहा एक एक दाना हटाते जाओ तो क्या होगा, पिस्टन हल्का होता जाएगा। उसमें V1 ले लिया ये पर्पल वाला, ब्लू वाला, और V2 ले लिया ऊपर वाला। एक एक दाना हटाते जाओ और ये ऊपर आता जाएगा। किसी को कंप्रेशन करना है तो एक एक दाना मिट्टी का डालते जाइए। अब एक एक ग्रेन्यूल जब वो मिट्टी का डालते जाएंगे, अगर मेरे को कोई कहे इस पे मैं एक एक ग्रेन्यूल मिट्टी का गिराना शुरू करती हूँ, कितना छोटा चेंज होगा, वेरी स्मॉल, अगेन जो आप देख नहीं सकते। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशियल DL लिखा है, वेरी स्मॉल चेंज। तेजस थोड़ी देर और सब्र कर लो, उसके बाद मुस्कुरा लेना। एक आधी बार इशारा कर सकती हूँ, उसके बाद फिर मेरे को तरीका नहीं आता इतने बड़े बच्चों को हैंडल करने का। वो मेरा तरीका था आपको बताने का कि प्लीज़ यू हैव टू बी हेयर। उसको आप हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझे नहीं हो। हमें लगता है समझदार को इशारा काफ़ी, पर क्यों बता रहे हो कि मैं नहीं हूँ समझदार। सो वेरी स्मॉल चेंज विच योर आईज, योर इक्विपमेंट, योर अपैरेटस कैन नेवर मेजर। ये करते करते हम डीवी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। तो देख रहे हैं इसके अंदर साइन इंटीग्रेशन का बना हुआ है, एक सेकंड देना। तो इसके अंदर जो साइन क्या बना है, इंटीग्रेशन क्या मतलब क्या होता है, एक छोटे से चेंज को पढ़ के उसको बड़े चेंज के लिए मल्टीप्लाई कर देना। बस ऐसे
करोड़ों चेंजेस मिला 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 के एक बड़ा चेंज बना देना। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का मतलब ये है, डिफरेंशियल से इतना छोटा चेंज विच वी कैन नॉट अदरवाइज सी, इतना छोटा चेंज हुआ वॉल्यूम में। अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, कहां तक पहुंचना है जी, यहां तक, यहां से। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये रही अपर लिमिट, ये रही लोअर लिमिट, इसको आपने किया इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करने में जो चीज चेंज नहीं हो रही वो इस साइन के बाहर आ जाती है। प्रेशर इज कांस्टेंट, इट इज नेवर चेंजिंग, चाहे तुम यहां थे चाहे यहां थे। तो ये चीज कहां आ गई, बाहर। और जो अंदर है उसको अब मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया होता है, मैं आगे वो लूंगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब क्या है, V2 माइनस V1। ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा V। पूरे डेरिवेशन में मैंने प्रेशर के बारे में बात नहीं की। कौन सा प्रेशर था बच्चों, बाहर से लगने वाला। ये जो मैंने एक एक दाना रेत का डालना शुरू किया है, ये वो प्रेशर है। एक रेत का दाना डाला, हल्का सा कंप्रेशन हुआ, एक और डाला, ऐसे करते करते मैंने थोड़े छोटे से चेंज को इमेजिन करके उसको इंटीग्रेट करके आपको वर्क डन का फॉर्मूला ला दिया। अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपसे कोई वर्क डन का फॉर्मूला पूछे और आप कहोगे जी ये तो वर्क डन का फॉर्मूला तो दिस इनटू दिस होता है, वही डिस्प्लेसमेंट वाला, बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट गैस के उसमें दिख ही नहीं रहा। थर्मोडायनेमिक, मैंने कहा ना 7-8 वर्क डन आने आपके पास। आज के बाद होगा थर्मोडायनेमिक वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये शब्द लिखे होंगे। तो थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज नथिंग बट P डेल्टा V। वर्क डन किस प्रेशर के खिलाफ हो रहा है, एक्सटर्नल, इसीलिए हमेशा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही वर्क डन हो रहा है। तो ये मेरी डेरिवेशन। इतना लिखिए, फिर 2-4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने, पहले इतना सेट हुए, बाद में सोचेंगे आगे जाना, पहले आपसे इतना सेट हुए। इंटरनल प्रेशर तो उसका है ही जो है। आप ये सोचो, जो बाहर प्रेशर है, गैस को खुद अगर एक्सपैंड होना है, किसके खिलाफ एक्सपैंड होगी, वो जो ढक्कन लगा रखा है, एक्सटर्नल के खिलाफ। इंटरनल के खिलाफ कभी नहीं होती, बट हाँ जब दोनों फोर्सेस बहुत ही बराबर तो वैल्यू किसी की भी पुट कर देंगे, वहां मैं आ रही हूं। लेकिन ये गलती काफी अच्छे क्वेश्चंस में होने वाली, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज बचाने वाली। दो प्रेशर दे देंगे, गैस in a container having 2 atmospheric pressure, it is expanding against 4 atmospheric pressure। आप P डेल्टा V में कौन सा प्रेशर पुट करोगे, बाहर वाला। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लैरिटी आएगी, इसमें थ्योरी बहुत कम है, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम्हारी क्लैरिटी आती जाएगी। तो इसको लिखिए, और जो नीचे लिखा है वो समझिए, बताने लायक नहीं है, खुद से बताइए, खुद से समझिए, और कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने एडवांस का टेस्ट नहीं दिया है बाई चांस, ड्यू टू एनी रीजन? माधव, अच्छा आप लोगों ने देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट, हाँ मतलब क्लास के साथ साथ नहीं देना, क्योंकि नेक्स्ट हमारे एडवांस के पेपर बच गए बहुत। आपने तो बहुत पहले बता दिया था, बाकियों का मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो आप जिन लोगों ने नहीं दिया है, अगले एडवांस टेस्ट को हम आपके लिए प्रिंट नहीं मंगाएंगे, आपको देना होगा तो आप हमें बताएंगे, तभी मंगाए जाएंगे, ठीक है, वरना आपके लिए प्रिंट नहीं आएंगे, बहुत प्रिंट वेस्ट होते हैं फिर उससे। जी हो गया नोट सबके पास, समझ आ गया? बहुत बचकानी चीज़ लिखी है कि अगर कंप्रेशन है मतलब सिकुड़ गया है, मतलब V2 छोटा है, एक्सपेंशन है, फैल गई है गैस, मतलब V2 बड़ा है। आप सब गैस को लेके सोचेंगे, कोई और वर्क डन नहीं लाएंगे, वरना आप मैकेनिकल वर्क डन में पहुंच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डन ऑफ अ गैस, बस, और कोई वर्क डन नहीं क्लास में अब ला सकते आप। नोटेड? जी करिए, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, मतलब यू कैन नॉट मिस दिस। तो आज के बाद आप ये मत कहना वर्क डन की डेरिवेशन नहीं कराई, एक लाइन की है बट करा दी मैंने। का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, P डेल्टा V। फिर यहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में गड़बड़ होनी शुरू हो गई। इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, या जो एक्सेप्टेड कन्वेंशन है साइन का, वो क्या है, वो कुछ और ही था। उसके हिसाब से वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, कन्वेंशन बना हुआ है। जैसे आपको याद हो, आप लोग पीछे कुछ चैप्टर्स में आपको मैंने बताया, नेगेटिव साइन होता है एनर्जी के आगे तो वो क्या होती है, रिलीज्ड। आयोनाइजेशन थेरेपी वगैरह में हमने देखा, कोई रिक्वायर्ड होती है एनर्जी तो उसका साइन क्या लगता है, प्लस।
ये भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि प्लस लगा है तो आप देखते ही समझ जाओगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, माइनस लगा है तो आप देखते ही समझ जाओगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे ही वर्क डन के लिए एक साइन कन्वेंशन था, माइनस लगा है तो क्या, एक्सपैंड, प्लस लगा है तो क्या, कंप्रेस। ये साइन कन्वेंशन अगर ऐसा है तो मैं वर्क डन निकाल रही हूं बच्चों आपके सामने। वर्क डन क्या है मेरे पास पिछली स्लाइड से, P डेल्टा V। कंप्रेशन में डेल्टा V क्या होता है, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है V2 तो छोटा होगा। अब आप सोचिए V2 में से V1 माइनस करोगे तो V1 तो बड़ा है, तो कंप्रेशन का वर्क डन आ गया क्या, बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा V इट केम आउट टू बी नेगेटिव। और साइन कन्वेंशन क्या चल रही है, एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए था। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, फॉर्मूले में यहां पे पहले ही नेगेटिव लगा दो। डेरिवेशन में कहीं नेगेटिव नहीं दिखा मुझे, लगा भी सकती हूं मैं बट नहीं, जब आपको बताया ना हो तो क्यों लगाएं। यानी वर्क डन टू मीट साइन कन्वेंशन, केमिस्ट्री में नेगेटिव लगा दिया गया, फिजिक्स में नहीं लगाया गया। यहां से सारी थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की टॉपिक सेम होंगे, सब उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि प्लस का जब माइनस हो गया तो दिन का रात हो ही गया, सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसीलिए दोनों चैप्टर्स को मर्ज मत करना कभी कि मैं आज केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लेता हूं, कल फिजिक्स की कर लेता हूं, दोनों ही गए। ठीक है, कम से कम 15 दिन का गैप डालना चाहिए रिवीजन में भी। सो कॉन्ट्रैक्शन में मेरे पास नेगेटिव आ रहा था, एक्सपेंशन में पॉजिटिव, उल्टा हो गया। सो नाउ फॉर्मूला इज दिस बॉक्स। आज की क्लास सिर्फ इस पे है, पहली डीपीपी 2 फॉर्मूले पे, जिसमें से एक आज दे रही हूं और एक अगली क्लास में दूंगी ऑफ कोर्स। वर्क डन क्या होगा आज के बाद, माइनस पी डेल्टा वी। P इज ऑलवेज एक्सटर्नल, डेल्टा V इज V2 माइनस V1। अपनी मर्जी से V1 माइनस V2 नहीं करेंगे। देखना यूनिट के बारे में क्या विचार है हमारे। वर्क डन की यूनिट पता है ना हमको क्या होती है, जूल्स। दोबारा बात करते हैं, SI यूनिट्स जूल्स। न्यूटन मीटर भी लिखते चलेगा, जस्ट रिवीजन है, आपको सबको आता है। लेकिन इस वर्क डन की यूनिट तो जूल नहीं दिखाई दे रही मेरे को, क्या होगी इसकी, प्रेशर की अक्सर एटमॉस्फेयर या पास्कल या बार। कहने को टॉर भी है बट चलो 3 में ही काम चला रही हूं अभी, बाकी डीपीपी करेगी। एटमॉस्फेयर इंटू लीटर हो सकता है, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगी SI। बार इंटू लीटर भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इसमें आंसर जूल में मांगा जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक वर्क डन का आप जूल में कैसे दोगे, आप थर्मोडायनेमिक वर्क डन का फॉर्मूला ही P डेल्टा V है, तो आपकी तो मजबूरी आप एटमॉस्फेयर लीटर या पास्कल या बार वाली टर्म्स में दोगे, इट इज नॉट जूल्स। तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर याद कराया जाएगा आपको, अभी भी नोट कर रहे हैं साथ साथ, कन्वर्जन फैक्टर याद कराया जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज 101.3। पहली मिस्टेक आपकी फर्स्ट डीपीपी या फर्स्ट क्लास टेस्ट में यही होनी है, वर्क डन आप क्या पुट करोगे, जो आंसर आ रहा होगा ना यहाँ P डेल्टा V करके, उसके आगे ना हम जूल्स डाल के भी एक ऑप्शन दे देंगे, तुम उसी को पकड़ोगे। तुम्हारा आंसर आ रहा है 25 और 25 जूल में दे रखा है, पकड़ लोगे, जबकि वो क्या होगा 25 एटमॉस्फेयर लीटर। वो ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको गलती करने का। तो उसके लिए 101 से मल्टीप्लाई करना है, बट अप्रॉक्सीमेटली किससे करोगे, दिक्कत तो नहीं आएगी 100 से मल्टीप्लाई करने में, डेसिमल ही गायब होने हैं। सो कैन वी स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ। बड़े लोग नींद में हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे को नाम ले लेके उनको जगाना पड़ रहा है। सो ये एक जगह लिखा मिलता नहीं कभी भी, ये सिर्फ क्लास प्रैक्टिस में होता है। डीपीपी करते वक्त इसको बहुत ध्यान रखना है। दीपा मैम आना एक बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, जिसमें आप मेरे को, शायद आपको पेन की, आज के क्वेश्चन में शायद पेन की जरूरत ना पड़े। डोंट यूज पेन, ओरल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। चलो पहला तो दिखाई देती हूँ, क्यों इसे नोट मत करना है, सारे डीपीपी के अंदर है। मेरे को डीपीपी ला दो एक बार आज की। इफ अ गैस एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन। सिर्फ दिखाया है कि अब आपसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हम, डीपीपी के क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ पहले क्वेश्चन का मकसद है आप ये भूलेंगे। 101.3 प्रेशर की, तभी तो 101 लाई हूं। एटमॉस्फेयर और बार तो बराबर से ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एटमॉस्फेयर क्या है,
1 एटमॉस्फेयर इज 0.98 बार, तो वो तो हम 1 और 1 ही ले लेते हैं। प्रेशर की यूनिट से बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, लेकिन बाई चांस एटमॉस्फेयर और बार तो एक ही बात है। तो कुछ देखना है पीछे? ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखाना था। आपका आंसर 40 एटमॉस्फेरिक लीटर आया। 4 ऑप्शन में से एक 40 जूल्स होगा, पकड़ मत लेना उसको। सेकेंड क्वेश्चन, ये मैंने फिर भी लिख दिया है दोबारा, बार बार लिख रही हूं मैं। 1 एटमॉस्फेयर लीटर या 1 बार लीटर, जूल्स के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखना, मुझे बताना इसका वर्क डन कितना। एक गैस है इस बल्ब में 10 लीटर, एक बल्ब का वॉल्यूम है 10 लीटर, इसके अंदर गैस भरी हुई है, यहां पर एक नॉब से बंद कर रखा है इसको। मैंने नॉब खोल दी, नॉब खोल दी मतलब गैस कहां जाने लग गई? इधर से एक्सपैंड होने लगी। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन। इसमें 10 लीटर से अब नया वॉल्यूम कितना हो गया? 60 लीटर एक्सपैंड होके। मुझे वर्क डन निकाल के दो। कंडीशन 5 नहीं दे सकते ना बेटा, या तो आप कैसे दे सकते हो? वॉल्यूम कितना है चेक। मान लो वॉल्यूम का चेंज V2 माइनस V1 तुमने 60 में से 10 माइनस किया, 50 लीटर्स आया, राइट? इसके साथ तुम प्रेशर मल्टीप्लाई करोगे, बाई चांस वो 1 बार है, तो तुम या तो 50 बोलते। अब ये क्या है? ये है एटमॉस्फेयर लीटर। एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट कैसे करोगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप 50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आएगा। तो आपने 5 बोला तो जो किसी भी तरह से सेट नहीं हो रहा था। और नेगोशिएट करते, और नेगोशिएट करते, थोड़ा सस्ता लगा लो। धैर्य, तुम्हारे सवाल को हिट करने के लिए क्वेश्चन बनाया, पहले पता था कोई ना कोई अटकेगा उस पे, इसीलिए बनाया है ये। तुमने एक सवाल प्रेशर को लेके पूछा था, ये उसका काउंटर है जी। माइनस तो फॉर्मूले में, मैं माइनस पे जा ही नहीं रही, मैं तुम्हारी वैल्यू पे जा रही हूं बस। तो माइनस प्लस पे मत अटको। जो तुमने प्रेशर को लेके पूछा था उसको हिट करता है क्वेश्चन। 0, तभी तो तुम कुछ ही बोल रहे हो, मैं रॉन्ग 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 करे जा रही। कुछ पढ़ रहे हो? इवैक्यूएटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वैक्यूम। क्या मेरी क्लास को पता है वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नथिंग। नथिंग मतलब कुछ है ही नहीं, तो प्रेशर ही नहीं है। किस प्रेशर के खिलाफ एक्सपैंड हो रही है गैस? 0 प्रेशर। तो P डेल्टा V में P को क्या पुट करेंगे? सो गुड मॉर्निंग पीपल, दोज हु वर स्लीपिंग, वर्क डन अगेंस्ट सम प्रेशर है। प्रेशर ही नहीं है तो क्या बात का वो काम करेगा? नो वर्क डन, 0 वर्क डन। सो आई होप नाउ इट विल बी क्लियर। तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करेंगे ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, आपके फंडे क्लियर होंगे। तब 0 नहीं है। मैंने कहा वर्क तभी होगा जब बाहर कोई प्रेशर लग रहा है, अगेंस्ट सम प्रेशर। जहां पर वो जा रहा है वो वैक्यूम है, वहां कुछ है ही नहीं, तो उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा। बेटा जी, इसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर, इसके लिए सराउंडिंग क्या है? सिस्टम इज एंड दिस इज सराउंडिंग, दिस होल इज यूनिवर्स। ये इसका पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। चलिए, पीवी ग्राफ में मुझे जितना पढ़ाया गया, मेरी अगली क्लास कहां से शुरू होगी मैं वहां तक ला रही हूं आपको। अगर आप ये कहो कि ये पीवी ग्राफ है, अब आप फटाक से बोल दोगे ये बहुत धीमा जा रहा है, ये पक्का कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल, राइट? इतना आप बता लोगे। बट क्यों आपको आज का दिन ग्राफ पे लगाया गया? क्योंकि ग्राफ बताने के इमीडिएट बाद हम क्या ला रहे थे? वर्क डन। वर्क डन क्या था? माइनस P डेल्टा V। यानी किसी भी प्रोसेस का वर्क डन ग्राफ को देख के ही तुम बता लोगे। आज कोई कैलकुलेशन का काम नहीं है, सारे ओरल न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको पीवी ग्राफ दे दिया जाए, वर्क डन इज व्हाट? एरिया कवर्ड अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर कितना एरिया कवर है वो निकाल लो, वही इसका वर्क डन होगा। ऑब्वियसली P इंटू V, यही मैंने कहा था, यही मैंने बोला था शुरू में, ग्राफ की नॉलेज आपको चाहिए। जब इन दोनों को मेरे को प्रोडक्ट करना होता है तो एरिया ही आ जाता है। जब भी दोनों एक्सिस का प्रोडक्ट चाहिए तो नथिंग, जो कर्व है उसके नीचे का एरिया निकाल लो। अब आप मुझे बताइए, ये एरिया मेरे को निकालना हो तो मुझे तो शेप समझ नहीं आ रही, वैसे आ रही है, बोल रही हूं।
तो तुम ट्रेपीजियम का कैसे निकालोगे अब? गेट लॉस्ट। ठीक है, एनीवेज, तो आप बस 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 मैंने आपको कहा था जहां मैथ्स आएगी थोड़ा सा स्लो डाउन। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा स्लो डाउन। जैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक ट्राइंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा। मेरे को पता है आपको ट्रेपीजियम आता है, लेकिन प्रॉब्लम इज जब मेरा 4 स्टेटमेंट्स होंगी और उसमें इन्हीं ट्राइंगल और स्क्वायर को लेबल करके मांगा जाएगा एरिया, तो मुझे वो देना है। यू विल नेवर फाइंड ट्रेपीजियम हेयर। वो बहुत आसान है, वो तो मिल ही जाएगा। पहले इसको पकड़िए। तो पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल का निकालना आता होगा। रेक्टेंगल आए, स्क्वायर आए, जो आए उसका एरिया निकाल के टोटल सम करके दोगे। तो अब आपसे हम पी डेल्टा वी ग्राफिकली निकलवाएंगे। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन लास्ट 6 years ऑफ जेईई एडवांस इज ऑन द कर्व, ऑन पीवी कर्व, जो मेरी अगली क्लास में डिस्कस होगा। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवर जो मुझको इस पे मिला है, वो मेरी क्लास में अगली क्लास में सर्टनली आएगा। बट वो आपको टफेस्ट ना लगे उसके लिए ये सारी प्रोसेस है, तो निकाल लेंगे। अब मेरे को ओरली बताइए, वर्क डन किस में ज्यादा, कर्व ए बी कि कर्व ए सी? ए बी। प्रभनूर दिख पा रहा है आपको? चश्मे में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, ए बी। क्यों? इसके नीचे एरिया ज्यादा आ रहा है। अगर अभी मैं पूछ लूं इन दोनों में से रिवर्सिबल कौन सा, ए बी के ए सी? रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, तो ऊपर वाला रिवर्सिबल कहेंगे हम, ए बी। ठीक है, एक दो और ओरल क्वेश्चंस। ये पास्ट ईयर्स है, जेई का आया हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने बना लिया। वर्क डन का ऑर्डर लगाइए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी। जो लिखा है ना वही इसका ऑर्डर है। जिस ग्राफ के अंडर, जिस लाइन के अंडर, कर्व के अंडर एरिया कवर्ड मैक्सिमम, वो आपके लिए वर्क डन ज्यादा दिखाएगा। क्लियर? एक दो चीजें और देखिए। क्या डिस्कशन शुरू हो गया? कोई अच्छा डाउट है तो मैं भी लेती हूं ना। ये पास्ट ईयर्स हो, डीपीपीज हो, एनवस्थी हो, बाल्टी भर के ये क्वेश्चन है एनवस्थी में। एवरी ऑल्टरनेट करना, सारी मत करना। क्लास के बाद मुझे लगता नहीं वो करने चाहिए। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एनवस्थी में इसी चीज पर है, वर्क डन, अलग अलग शेप्स दे दे के। तो मेरा सजेशन है, अगर क्लास में कर लिया, डीपीपी में कर लिया, तो उस पूरे 25-30 क्वेश्चन के चंक को आप इग्नोर कर सकते हैं। वो बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मेरे को वही चीज़ आपका आ गया ट्रेपीजियम, लेकिन अब मेरे को वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दी हैं, तो मेरे लिए ईजी क्या पड़ जाता है, जिस तरह से मुझे कहा गया, 4 ऑप्शन भी कई बार डिसाइड कर लेती है। तो मेरे को इन पॉइंट्स की प्रॉपर वैल्यू दी जाएगी, सो दैट आई कैन फाइंड आउट दिस एरिया। सब कुछ दे रखा है, तो यहां पर मैं सिर्फ क्या करूंगी, ट्राइंगल एबीसी या स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बना उनका एरिया। अब बस एरिया निकालने में सिंपल मैथमेटिकल एरर हो जाए, प्लस माइनस में बात अलग है, वैसे मेरे को लगता नहीं इसमें कोई गलती होनी चाहिए। यहां मैंने जो है इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी क्यों लाई ये क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंट था, मैंने प्रेशर की यूनिट ना तो एटमॉस्फेयर रखी है ना बार रखी है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर नहीं रखी। कि जब तक आप इस ग्राफिकल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कम से कम 5-10 वो वाले क्वेश्चन कर चुके होते हैं जिसमें आपको इनटू 100 की आदत होती है। बार और लीटर में आया इनटू 100, एटमॉस्फेयर लीटर में आया इनटू 100। यहां भी फ्लो में जो आंसर आया उसको इनटू 100 भूल जाते हैं। ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया है, इसका आंसर ऑलरेडी जूल्स में आएगा। इसी तरह की स्टूपिड मिस्टेक्स या ब्लंडर्स करते हैं आप लोग टेस्ट के दौरान, ऐसी छोटी छोटी चूक होती है। तो ये क्वेश्चन भी डीपीपी में है, एनवस्थी में है, आपको यहां नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आना चाहिए। आ जाएगा? एक और दिखाती हूं, ये आंसर चाहिए भाई। और मुझे नहीं लगता पेन उठाना चाहिए, बाकी जिसका दिल हो उठा ले पेन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आंसर चाहिए। वर्क डन ए बी, सिर्फ वर्क डन ए बी चाहिए, ये बाद की बात है। वर्क डन ए बी, टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन रश। एक तरफ से आया 150, यूनिट भी दो, पास्कल और मीटर, यहां लीटर दिया है, सॉरी पास्कल लीटर। 150 है। जल्दी का आंसर वैसे यूजुअली सही तो नहीं आता, रीचेक। हाँ 150 सबका आ रहा है। लोकेश 150 आ रहा है कि नहीं?
आ गया एवरीवन? सबसे स्लो जो है उसका भी आ गया, पता नहीं कौन है, मैं हूं वैसे तो। ओके, ए से बी तुमने निकाल लिया, बी से सी निकालना। अरे क्या, बी से सी भी वर्क डन, ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में मिलने वाले हैं। वर्क डन ऑफ ए से बी से सी इज, पहले तो आपने ए से बी निकाल लिया 150, मेरे को बी से सी भी निकाल के दो। जब कोई चीज चेंज बी से सी गया, पहले वो आया ए से बी, फिर गया बी से सी। इनफाइनाइट वर्क डन मिल जाए, मैं तो घर में बैटरी उसी की लगाऊं तो बिजली का बिल ना देना पड़े मेरे को। मैं बड़े प्लांट खोल लूं इस अपने घर में। अभी तुम लोग जो जो खुलवाओगे ना अगली क्लासेस में, सारे प्लांट मेरे घर होंगे। दिशा, बी से सी, बी से सी 150 भूल जाओ। कोई सिस्टम बी पे है और वो सी पे जा रहा है, वर्क डन। इतनी देर क्यों लगी जीरो लाने में तुम लोगों को? जीरो कैसे आया कोई तो बोला। यजत, मैं क्या कह रही हूं, पहले मैं गई ए से बी, सेपरेट प्रोसेस, वर्क डन हुआ 150, प्लस माइनस बाद में सोचेंगे। फिर वही चीज बी से गई सी, इतने में जाने में क्या उसे कोई काम करना पड़ा? नहीं। क्यों? पी डेल्टा वी में डेल्टा वी क्या है? 0। 30 के 30 लीटर पे रहा वो। क्यों दिशा? जब आप देख रहे हो पी डेल्टा वी, तो पूछा था तो ये आना चाहिए था। डेल्टा वी, एक केस मैंने तुमको इवैक्यूएटेड वाले से करा लिया, पी 0 होता है, तो दूसरे में सोचा हम जागेंगे थोड़ा सा। डेल्टा वी देख तो लो क्या है। ये कौन सी प्रोसेस हुई? नेम द प्रोसेस। आइसो, आइसो का तो कोरिक, इट इज आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में कब से वर्क डन होने लगा? तो यानी कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा पास्ट ईयर्स में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसकी एक एक स्टेटमेंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। क्या ये दोनों वर्क डन सेम है? ये भी 150 वो भी 150, क्योंकि बी सी में तो वर्क डन हुआ ही कुछ नहीं, ए से बी में जो है वही पूरा वर्क डन है। तो यस दे आर इक्वल। ऐसे ही पेन नहीं उठाएंगे, सारे एनवस्थी के क्वेश्चंस हैं। हाँ यार तो रिपीट ही हो गया, क्या फायदा, 0 उसी का है। अच्छा वो पहले ये नहीं कराया। सबसे फास्ट चेंज जो मैंने पिक किया है, एम आई करेक्ट? फास्ट, सबसे तेज चलने वाला चेंज, खटाक से जो बोला था, जिसमें आप एक चीज मेजर ही नहीं कर पाए, यही तो था पीवी में। फास्टेस्ट चेंज विल बी दिस। इरिवर्सिबल कंफर्म्ड कौन होगा? ये होगा। ये कुछ पीछे आए हुए, हाँ जी, उसमें तो मतलब एक तरह से वर्क डन ही नहीं हो रहा, वो तो 0 है, वो तो चेंज ही नहीं मानूंगी मैं। इफ आई एम रेफरिंग टू वर्क डन एंड माई टॉपिक इज वर्क डन। ये मैंने एक रैंडमली कलेक्शन बना दिया, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4। कौन सी कर्व रिप्रेजेंट करती है 0 वर्क डन को? तो आप बोलोगे ये। कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है फास्टेस्ट चेंज को? तो आप बोलोगे ये। इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक ही ग्राफ में पूछने के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ लुक कि फास्टेस्ट चेंज पूछा होगा तो ये होगा, राइट? ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में बात कर रही हूँ वर्क डन, इसमें चेंज क्या है? 0 है। तो कुछ इस तरह के सवाल आपको करवाने थे मेरे को। क्या इसके अंडर ही बहुत है अनवस्थी में, मत करना, 2-3 क्वेश्चन करना चुन के। इसका एरिया निकाल लोगे वर्क डन हो जाएगा। साइक्लिक का वर्क डन है ये। अच्छा, इसका एरिया निकाल लोगे हो जाएगा। अब चेक करती हूँ मैं तुम्हारी मैथ्स। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है? मैंने गलत तो नहीं लिखा? मेरे को नहीं आता, क्योंकि तो स्लाइड खत्म होगी, क्वेश्चन याद आ गया। कौन बोला पाई ए बी? बढ़िया, पाई ए बी क्या? पाई तो पता है 3.14। बहुत सही जवाब दिया। देखो वो बोलना जो नॉन मैथ्स पर्सन को समझ आ सके। तो रेडियस होता तो सर्कल ना होता, ये 2 रेडियस होंगे, एब्सोल्युटली राइट। वो 2 रेडियस, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर ए आर बी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। भूल